अब से 2 घंटे बाद वित्त मंत्री पेश करेंगे अपना बजट और बजट को लेकर ढेर सारी उम्मीदें हैं। चुनाव के पहले का आखिरी बजट है कहने के लिए अंतरिम बजट, लेकिन एक्शन भरपूर रहेगा और कुछ बड़ा एक्शन जो इस बजट में शर्तिया तौर पर होने वाला है वो भी हम आपको बताने की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल बजट का एक्शन तैयार है और उससे पहले बचे हैं 10 सेकंड बाजार के खुलने में। तो प्री ओपनिंग सेशन की करते हैं शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी से है मजबूती, लगभग 40 अंकों की। दुनिया भर के बाजारों में है तेजी का माहौल। रुपए की भी करेंगे शुरुआत और देखते हैं करेंसी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन दिखता है बजट से ठीक पहले। तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर करेंगे शुरुआत और देखते हैं करेंसी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन दिखता है बजट से ठीक पहले। तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। कल भी हमने एक अच्छी मजबूत शुरुआत देखी थी, हालांकि उम्मीद से कम खुले थे कल जितना एसजीएक्स निफ्टी मजबूत था, बाद में बढ़े। आज भी देखते हैं क्या वैसा ही कुछ माहौल देखने को मिलता है। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 104 पॉइंट ऊपर है, वहीं निफ्टी पर 32 अंकों की मजबूती आपको नजर आएगी। 71 रुपए 8 पैसे ये है लेवल कल का, जहां बाजार 4 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुए। आज देखते हैं बाजार किस तरह से मजबूती के साथ खुल पाता है। करेंसी मार्केट पे 2 पैसे का नुकसान नजर आ रहा है इस वक्त। जो पहली टिक आई है 71 रुपए 10 पैसे, 2 पैसे के नुकसान के साथ करेंसी मार्केट की शुरुआत होती हुई दिख रही है। लेकिन इक्विटी मार्केट की शुरुआत मजबूती के साथ होने के पूरे आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। सेटल होने देते हैं। करेंसी मार्केट में सुस्ती है, किधर जाएं, ऊपर या नीचे, इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कमोडिटी बाजार में आ चुकी है सही और सटीक लेवल्स, और वो जानते हैं मृत्युंजय के साथ कि कमोडिटी बाजार की ओपनिंग कहाँ हुई। मृत्युंजय, आज तो दिन आपका लग रहा है। जो पिछले 7 दिनों से आपने मुहिम चलाई है और अलग अलग मंडियों में कम से कम 7-8 ऐसी जगह के मैंने नाम सुने, हाँ, जो मैंने शायद पहले ढंग से नहीं सुने थे। ग्राउंड से रिपोर्ट जो आपने रिपोर्ट्स किसानों के लिए दिए। एक बड़ी ब्रेकिंग खबर अभी हम थोड़ी देर में देने वाले हैं जो किसानों के लिए हो सकती है बजट में। बहुत बड़ी ब्रेकिंग है जो आमतौर पर आज तक बजट में कभी नहीं हुई। वो सरकार उससे हटकर कुछ अलग और नया और बड़ा कर सकती है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। हर एक के काम की खबर है, लेकिन तब तक आप पहले कमोडिटी बाजार बिल्कुल। और बजट के दिन कमोडिटी मार्केट भी काफी अलर्ट के मूड में है। और बुलियन मार्केट को देखें तो अभी भी जो बुलियन का भाव है वो 5.5 साल की ऊंचाई पर टिका हुआ है और अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है। आज भी बाजार 14 रुपए ऊपर है और 33,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड को लेकर आपको बता दें कि आज हालांकि बजट पेश होना है और चर्चा बाजार में गर्म है कि क्या इस बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ कटौती होगी। इसको लेकर चर्चाएं चल रही है, देखना होगा इस पर क्या फैसला होता है। लेकिन इस खबर का मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं असर है और मार्केट अलर्ट मूड में है। कल कुछ बुलियन डीलर के फोन आए थे अनिल जी मेरे पास रात में, और वो ये कह रहे थे कि आज ना कोई गोल्ड खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है, तो क्या कुछ इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होने वाली है क्या? तो भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन बज़ है मार्केट में। मार्केट ये मान के चल रहा है कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली कल मैंने भी हमारे एक मित्र हैं जो ज्वेलरी का कारोबार करते हैं, वो मुझे पूछ रहे थे फोन करके, वो क्या होगा। मैंने कहा इस बार फॉर ए चेंज बजट मैंने बनाया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है जो आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं और इसीलिए मार्केट सतर्क है। तो बुलियन में तेजी है, 33,000 के ऊपर है। क्रूड का मार्केट पूरी तरह से दायरे में ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट क्रूड का भाव $61 प्रति बैरल के नीचे है। नैमेक्स क्रूड $53.70 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। मार्केट और एमसीएक्स पर जो ओपनिंग हुई है 37 रुपए की गिरावट के साथ 3,832 के स्तर पर इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चे तेल में ट्रेड हो रहा है। मेटल मार्केट को देखें तो वहां पर भी कोई बड़ा एक्शन आज दिखने की संभावना कम है। मार्केट पूरी तरह से दायरे में है, 436 के आसपास है। कॉपर में है 1.5 रुपए नीचे है शुरुआती दौर में कॉपर का भाव। एल्युमिनियम में करीब आधा फीसदी की कमजोरी है, 135 रुपए के आसपास भाव, और लेड का भाव 150 रुपए के नीचे। तो कुल मिलाकर शुरुआती दौर में कमोडिटी मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड है। आज मार्केट की पूरी नजर बजट के ऊपर टिकी हुई है। अगर गोल्ड को लेकर, इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कुछ ऐलान होगा तो आपको बड़ा एक्शन दिखेगा मार्केट में भी और जी बिजनेस पर भी सबसे पहले। ठीक है, सी बिजनेस में सबसे पहले आपको यही एक्शन देखने को मिलेगा। खैर इस बीच आज का हीरो का समय भी हो गया, फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आज का हीरो शेयर को बिल्कुल आज का हीरो फिर से आज का जीरो वाला स्टॉक है। अच्छा, और जीरो से हीरो से कमाई बने। हाँ, लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, नतीजों के दम पर दिया है और वो है वेदांता, बेचने की राय है। लेकिन डिम्पी एक बात पक्की बोल देता हूँ, अगर आज ये स्टॉक खुलेगा तो बहुत नीचे, ये बात पक्की है और आज का एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर ये है ना एकदम नीचे खुल के जो घूम कर ऊपर जो बंद हुआ ना, तो फिर मैं अगली बार से कल से जो आज के हीरो दूंगा ना, मैं उल्टा ही दूंगा क्योंकि 3 दिन से ऐसा हो रहा है, जो टारगेट देते हैं उस टारगेट के आसपास खुल जाता है और वहाँ से फिर रिवर्स होता है। मतलब चाहे वो तेजी का दो तो वहाँ टारगेट खुल के नीचे आता है, मंदी का। तो पता नहीं, मुझे समझ में आता लोगों को है ना
प्री ओपनिंग सेशन में या शुरुआत के पहले मिनट में ही सारे टारगेट क्यों चाहिए? अरे भाई आराम से गिरने दीजिए, जल्दी क्या है? तो सुन लीजिए अच्छे से, वेदांता बेचना है, लेकिन कहाँ बेचना है और कब बेचना वो सोचिए। पहली बात बहुत साफ साफ कर दूं, अगर पहले टारगेट के आसपास वेदांता खुलता है तो बाजार सेटल होने के बाद पूछ लीजिए, देख लीजिए। दूसरे टारगेट के आसपास खुलता है तो बिल्कुल भी मत बेचिए, उसके बाद जगह कहाँ बची? तो वेदांता बेचना है कमजोर नतीजों के दम पर। 200 का स्टॉप लॉस है, 194, 190 और 185, ये 3 लेवल्स हैं। तो 190 का जो दूसरा लेवल है उसके आसपास खुल रहा है, सेटल होने दीजिए, बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो लेकिन वेदांता इस बीच अभी हालांकि सेटल नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी कमजोर तो खुल ही रहा है, 3-3.5% की गिरावट के साथ। लेवल एक बार जरा आप नोट कर लें। शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। शर्मा साहब, इस बार का बजट आखिरी बजट तो है मोदी सरकार का इस समय का जी। इस बजट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसानों वाले मुद्दे के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? मैं बजट से पहले जाता हूं कि इस वक्त जब ये बजट पेश करने के लिए आ रहे हैं पीयूष गोयल अपना पहला, तो ये इससे मजबूत पिच उनको कभी किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मिली है। मैं क्यों कह रहा हूं कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपना स्टैंस बिल्कुल डोविश कर दिया है। तो वो उससे नतीजा क्या हुआ कि आरबीआई के बैंक पे जो फेड नाम का बंदर बैठा रहता था वो अब नीचे आ गया, मदारी ने डुगडुगी बजा के उसको उतार लिया है। तो वो चिंता नहीं है, रुपए की चिंता आपको नहीं होगी। लाइन थोड़ी मुश्किल थी। आरबीआई के जो कंधे पे जो बंदर बैठा रहता है ना फेड नाम का, कि उसको चिंता रहती है कि फेड क्या कंधे पर फेड नाम का बंदर। हाँ, तो वो उतर गया डुगडुगी बजाने से, तो अब वो चिंता नहीं है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि हमारा रुपए बेटर रहेगा। हालांकि शुरुआती दौर में जो भी नेगेटिव हो, लेकिन बेटर जाएगा। और आगे एफआईज का जो एक स्टैंस है वो भी बदलेगा साथ साथ। तो अभी जो लोग पहले से इंस्टीट्यूशंस पीछे से धक्का मार रहे थे और एफआई आगे से धक्का मार रहे थे, हमारी गाड़ी धीरे धीरे सरक रही थी। अब जब वो पीछे आ जाएंगे धक्का मारने में, डबल इंजन से चलेगी। डबल इंजन से, जैसे माथेरान जाते हैं तो 2 इंजन लगाने पड़ते चढ़ते वक्त, वैसा। ओके, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको धक्का ज्यादा लगेगा। दूसरी चीज कि आमतौर पर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, वो हमेशा चिंताएं जताते हैं कि भाई हमारे जो रिजर्व बैंक ने, ये एफएम ने पता नहीं क्या पकड़ा है, उतनी टैक्स पॉलिसी होगी नहीं। तो इस अभी जो कल जो फिगर आए हैं आपके जीएसटी के, तो 1 लाख करोड़ वापस क्रॉस कर लिया है। पहले मार्च के पहले किया था। तो अब ये आपको लाइसेंस दे देता है ड्रीम करने का, कि आप बेटर टैक्स बॉयंसी पकड़ पाएं, अज्यूम कर पाएं। तो उससे सरकार कुछ भी करती है तो पहले उसका नेगेटिव असर उतना नहीं होगा जितना पहले हो सकता था। बिल्कुल। एक फटाफट में पहले सुब्रमण्यम साहब से राय ले लूं और उसके बाद बजट की आज की संसद के अंदर की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है। पहले सर बताएं, बजट के पहले और बजट के बाद बाजार कैसा रहेगा? बाजार ऑल टाइम हाई माने मोर देन यस्टरडेज हाई में रहेगा। क्या बात है? क्योंकि ये बजट में खास आप याद रखिए, ये इलेक्शन बजट है, तो इसमें एब्सेंस ऑफ एनी नेगेटिव्स होगी। देखिए हर बजट में एलटीसीजी का नेगेटिव आया या इनके लिए कुछ कर दिया। इस बार क्योंकि इसके हाथ है वो इलेक्शन रिजल्ट जो दिसंबर में आई थी, उसके कारण ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बीजेपी के लिए, मिडिल क्लास, ट्रेडर्स और फार्मर्स, ये तीनों को उनको कायम रखना है। तो किसी के लिए कुछ नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं आएगी तो एक रिलीफ रैली आ सकती है, क्योंकि मार्केट में वो डर हो सकता है ऑलवेज। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट पे अगर उन्होंने टारगेट को पार कर दिया तो एफआईआईस उसको बैड ले लेंगे। तो गवर्नमेंट वो भी ऐलान नहीं करेगी, वो भी करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट भी हम कायम रखेंगे जो हमने कमिट किया है, मगर कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपने कहा कि कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो करेगी। बिल्कुल। अब क्या पॉजिटिव होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज की सबसे बड़ी खबर जो हो सकती है, जिसकी संभावना है, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ रही है और वो बताने वाली है कि आज संसद में क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ी खबर आज ये है। आमतौर पर संसद में क्या होता है, बजट के दिन आप वित्त मंत्री को देखते हैं। हाँ बिल्कुल। बजट पेश करते हैं, तस्वीरें दिख भी रही हैं। जिसको ताली बजानी होती ताली बजाती, जिनको हंगामा करना था हंगामा करते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद जो होता है वो सरकार वाले लोग अपने पक्ष में, बजट के पक्ष में राय रखेंगे और दूसरे विपक्ष में। लेकिन आज इसके अलावा भी कुछ बड़ा हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ। वित्त मंत्री वित्त मंत्री बोले उससे भी बड़ा। और वो बड़ा क्या हो सकता है? हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल दिल्ली में है और इस वक्त वो सीआईए हेडक्वार्टर्स पे है और वो पूरी खबरें और एक एक खबर अंदर से निकाल कर ला रही हैं। जैसे 2 खबरें तक तो दे चुकी, 2 खबरें अभी आई और किसानों वाली खबर उन्होंने बिल्कुल। और एक और खबर जो आई है 50,000 रुपए से
सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट की छूट बढ़ सकती है, वहाँ सीमा बढ़ सकती है, वो बड़ी खबर है। संभावना ये है कि इनकम टैक्स लिमिट 2.5 से 3 लाख होने की पूरी संभावना है, 3 या 3.5 लाख, ये सारी की सारी खबरें आ रही है। एक और बड़ी बजट ब्रेकिंग है, और ये बजट से लेकर नहीं है, लेकिन ये संसद के अंदर की। स्वाति बताइए खबर क्या है? बिल्कुल ऐसा मैंने सुना है, और ये पूरी तरह हम देखेंगे 11:45 को, जो मुझे पता चला है 11 बजे बजट की स्पीच देंगे पीयूष गोयल जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पर 11:45 को उम्मीद की जा रही है कि आज प्राइम मिनिस्टर खुद एक अनाउंसमेंट करेंगे, और फार्म लोन और फार्म पैकेज की जो हम बात कर रहे हैं वो शायद प्राइम मिनिस्टर खुद अनाउंस करें इस बार बजट में। तो ये मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है, तो मैंने सोचा हम अपने दर्शकों तक भी ये बात लेके जाएं। ये अभी तक उम्मीद की जा रही है कि ये होना है, 11:45 को प्राइम मिनिस्टर खुद फार्म पैकेज की अनाउंसमेंट करेंगे संसद में आज। ये हमें अभी तक सुनने में आया है। पेश वित्त मंत्री के ने 11:45 का टाइम प्रधानमंत्री का, इनके बैक टू बैक। बड़ी इंटरेस्टिंग। शर्मा जी, हो सकती है ये तो बड़ा काम होगा अगर ऐसा हुआ तो। मेरे ख्याल से, मुझे तो याद नहीं कि इतिहास में पिछली बार ऐसा हुआ। पहली बार होगा, पहली बार होगा। पहली बार। और मोदी जी तो बहुत सारी चीजें ऐसे जो पहली बार करने के लिए जाने जाते हैं। चाहे आपको 80% करेंसी चलती बंद है, वो भी पहली बार। वैसे भी डीपी का दर अभी तक ठीक नहीं हुआ करेंसी बंद होने का। ये भी जो पहले हमारा शाम को 5 बजे का बजट था, वो भी बीजेपी ने चेंज किया, एनडीए ने चेंज किया था। बिल्कुल। उसको अब तो गुलामी छोड़ो। हाँ, और 1 फरवरी को होने लगा है ताकि सरकार को समय पूरा मिले। और तो आप ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी आज बात करते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई ऐसी बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे जिसकी वजह से जो उनके लायक होगा, जो एक मूविंग हो सकता है। और मेरा ये कहना है कि अगर उस अनाउंसमेंट की वजह से अगर आपका फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ता हो, लेकिन तो भी अगर उससे बीजेपी के चांसेस बढ़ते हो तो मार्केट उसको हायर डेफिसिट को इग्नोर करके ऊपर जाएगा। मैं वही कह रहा था कि अगर पॉपुलिस्ट बजट हुआ तो भी डरने घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं। जितना पॉपुलिस्ट बजट होगा उतना लोग ये मानेंगे कि इस सरकार के वोट बढ़ेंगे जी, तो वो भी बुरा नहीं है। हाँ, आज के लिए बुरा हो सकता है, इलेक्शन तक के लिए बुरा नहीं, तो वो देखना होगा। ठीक है, इस बीच मार्केट के ना लेवल भी जरा फ्रीज हो गए, जरा जल्दी से वो भी देख लेते हैं। 20 पॉइंट बढ़कर निफ्टी 10,851 पे ये है फ्रीज, और सेंसेक्स में 55 अंकों के बढ़त है। तो पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं, 10,850 के ऊपर आज खुल रहा है, 20 पॉइंट ऊपर। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मूव होगा। डिम्पी 10,900 के पार जाएगा नहीं, 10,800 के नीचे आएगा नहीं, और यहाँ से भी खुलते ही शायद शुरुआती 15 मिनटों में 25 पॉइंट से ज़्यादा का मूव ऊपर या नीचे की तरफ ना आए। छोड़ दीजिए निफ्टी को, आज कुछ मत करिए, जाने दीजिए। शुरुआती 15 मिनट देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी जो खुल रहा है वो 40 पॉइंट ऊपर 27,334 कल के हाई के आसपास खुल रहा है बैंक निफ्टी। मुझे लगता है यहाँ पर भी थोड़ा इंतजार कर लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि देखिए, एक तरफ बैंक निफ्टी में ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि बैंकों के लिए ज़्यादा पैसे देने की बात बजट में की जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों के लिए बड़ा पैकेज आने की बात होगी तो लोग ये कहेंगे कि मैथमेटिक्स गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो वही वाला मामला है कि कुछ ऐलान ऐसे होंगे जो गिरने नहीं देंगे, कुछ ऐलान ऐसे होंगे जो बढ़ने देंगे, लेकिन एक चीज़ पक्की है, वो एसबीआई के नतीजे हैं, और नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है। तो बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी या बड़ी मंदी बनने की संभावना कम है। न 27,250 तोड़ेगा, न 27,400 के पार निकलेगा। थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आज का हमारा रिजल्ट वाला शेयर था पेट्रोनेट एलएनजी, जिसके नतीजे ठीक आए थे। एक बार मैं जरा पेट्रोनेट एलएनजी के रेट भी आपको बता दूं जो फ्रीज हुए हैं। पेट्रोनेट एलएनजी फ्रीज हुआ है, इसकी 215 से 240 की रेंज है। इस 230 रेंज पे के, ही हुआ है। हाँ, तो इस रेंज के जिस तरफ पहले पहुंचे उसके विपरीत ट्रेड करेंगे, तो 240 आने दीजिए, वहां पर शॉर्ट कीजिए। 215 आए तो लॉन्ग कीजिए, बीच में कुछ मत करिए। आज कुछ नहीं करना भी अपने आप में बहुत कुछ करने के बराबर माना जाएगा। ठीक है ना। एक और शेयर है एनएमडीसी। हाँ, एनएमडीसी पे भी एक बार जरा देख लेते हैं लेवल्स क्या हुआ है। 99 और 101, ये दो लेवल है हमारे ऊपर की तरफ के। रिजल्ट अच्छे आए तो रिजल्ट के बाद देख लेते हैं, अगर इस रेंज के आसपास 9765, हाँ, तो थोड़ा लिया जा सकता है। 96 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। दिक्कत एक ही कि तेजी की पोजीशन थोड़ी नितिन जी ने जरूरत से ज्यादा बनवा दी थी, क्योंकि नितिन जी के फॉलोअर इतने हो गए ना कि नितिन जी के पीसीआर में एनएमडीसी आया। हालांकि उन्होंने कल प्रॉफिट बुकिंग करने की राय दे दी, तो कुछ लोग तो हल्के हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अभी जो बचे हैं वो आज सुबह शायद नितिन जी के बोलने पर मुनाफा कमा कर बेचेंगे। लेकिन हाँ, रिजल्ट अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज का हीरो शेयर था वेदांता। आज वैसे सेल से हीरो बनने वाला था, 17 रुपए नीचे, 180 के भी नीचे खुल रहा है, 8.5% की गिरावट के साथ। मैं गुडनेस 185 लास्ट दिया था मैंने, शर्म के मारे ज़्यादा और नीचे के लेवल नहीं दिए। मैंने कहा इससे ज़्यादा तो क्या गिराया जाए, रिजल्ट तो खराब है, बस छोड़ दीजिए। 180 के आसपास अभी कुछ करना नहीं बनता। रिजल्ट्स
कुछ और ख़राब खबरें जो चल रही है मार्केट में, आई डोंट नो कितनी सही है गलत है, लेकिन वो सारी की सारी इस प्राइस में आ चुकी है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। हर 5-7 दिन में, हर हफ्ते में निफ्टी के एक किसी बड़े दिग्गज स्टॉक को लेकर कोई ख़राब खबर आती है और स्टॉक पिटना शुरू हो जाते हैं, जो मार्केट का मूड भी कई बार हाँ, बिगाड़ता अब वो है। कितनी सही है गलत है वो जब पता चलेगा चलेगा, नहीं पता चलता तब तक स्टॉक्स की धुलाई होती है। आई डोंट नो, चलिए एनीवे देखते हैं बाजार की करते शुरुआत। हाँ, एक चीज़ समझ लीजिए, 11 बजे बजट आएगा, उससे पहले हमारे नवरत्न हमारे साथ हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। ये मत सोचिएगा कि ट्रेडिंग कॉल्स नहीं आएगी। अब 9:15 बज चुके, पूरा का पूरा फोकस मार्केट के एक्शन, बजट सब भूल जाओ। हाँ, बीच बीच में कोई बजट की ब्रेकिंग बड़ी खबर आएगी वो तो आपको बता देंगे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 1.25 घंटा फोकस करके ट्रेडिंग आपको इसके करनी है। स्क्रीन पे जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है उस पे आपको सारी के सारी ट्रेडिंग कॉल्स वो दिखते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे एक्सपर्ट्स नवरत्न आपको देंगे वो आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड पे आपको वो सारी ट्रेडिंग कॉल्स दिखते रहेंगे। बाजार खुल रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है मैथमेटिक्स की क्लास में आरएचएस एलएचएस ये बहुत पढ़ाई की है। एनीवे पहली टिक आ चुकी है, 10,845 पर की है निफ्टी ने शुरुआत 13 अंकों की मजबूती के साथ। बैंक निफ्टी 6 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है और सेंसेक्स में 35 अंकों की तेजी। लाल निशान में फिसलता हुआ बैंक निफ्टी 20 अंक नीचे, 10 अंकों पर निफ्टी। तो इसलिए हम कह रहे थे कि रुकिए, देखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, न खरीदने की न बेचने की, इंतजार करते हैं, देखते हैं बाजार किस तरफ जाते हैं। लेकिन कमजोरी की वजह है, माय गुडनेस, वेदांता 13%। आज का एक्सीडेंट तो हम कह ही रहे थे, लेकिन इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होगा ये नहीं सोचा। 14% का नुकसान, माय गॉड। बहुत ही तेज पिटाई वेदांता की होती हुई दिख रही है। जो खबरें चल रही है वो अच्छी नहीं है और पुष्ट नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे कि खबरें सही है या गलत, लेकिन काफ़ी कुछ और भी खबरें चल रही है वेदांता को लेकर, जिसकी वजह से वेदांता की इतनी पिटाई हुई है। हिंडाल्को 1% 2% नीचे है। आईसीआईसीआई बैंक में 0.5% का नुकसान है। तेजी कहाँ है? हीरो मोटोकॉर्प नतीजों के बाद 1.5% मजबूत, आईबुल हाउसिंग 1% मजबूत, पावर ग्रिड 1% मजबूत खुलता हुआ आज रिजल्ट के बाद। तो ये स्टॉक्स हैं जो मजबूत खुले हैं। मारुति और टाटा मोटर्स की रफ्तार है बरकरार, ऑटो शेयरों से थोड़ा सहारा मिलता हुआ। वायदा कारोबार के शेयर बता दूं, हाँ आपको याद भी बताना तो है, साथ ही एक चीज़ और याद भी दिलानी है, और वो ये आज से नई सीरीज की शुरुआत भी है। बजट के चक्कर में ये ना भूल जाए कि फरवरी सीरीज आज से ही शुरू हुई है। टॉप गेनर है अदानी पावर, जो वायदा कारोबार के बैंड से बाहर आया है आखिरी दिन, लेकिन जो 3 चीज़ें कंफर्ट नहीं दे रही वो है कि आज के टॉप 3 गेनर जेपी एसोसिएट, अदानी पावर और सूद लोन। अच्छा नहीं लग रहा देख के। ओके, लेकिन ओबीसी एक और स्टॉक है जो 2% पीसीए से बाहर आ रहा है। कल बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन में मोहर लग गई 3 बैंकों पर, बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये निकल रहे हैं बाहर। इसके बाद यहाँ पर तेजी बनती हुई। जुबिलेंट फूड वर्क्स, वाटर मूव, कल जो भागा है उसके बाद आज फिर से 2% मजबूत, 1285 रुपये। नतीजों के बाद तेज दौड़ लगाता हुआ। वायदा कारोबार के शेयर फटाफट बता दूं आपको। आज का एक्सीडेंट वेदांता, माय गॉड, 17% नीचे खुलता हुआ, नीचे आता हुआ वेदांता, बहुत बुरी मार। उफ, एक और डीएचएफएल। सीरीज के पहले दिन भी वही हाल है जो सीरीज के आखिरी दिन था। पिछला एक हफ्ता, पिछला शुक्रवार और आज का शुक्रवार, माय गॉड, कौन कह सकता है कि पिछले शुक्रवार को 224 रुपये 30 पैसे का हाई बनाकर इसने हमारा 224 रुपये का खरीदारी का टारगेट हिट किया था, और आज 124 रुपये है। 100 रुपये निकला है 5 दिनों में ये शेयर, और लगातार बिकवाली की राय भी आपको मिली है। कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी आपने देखी है। डीएचएफएल बड़ा एक्सीडेंट। हिंदुस्तान जिंक वेदांता के साथ साथ ग्रुप कंपनी 6% नीचे, इसको मत भूलिए। हिंदुस्तान जिंक भी टूटता हुआ। तो ये स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में दिख रहे हैं। डिम्पी, कैश के स्टॉक्स? कैश में एचईजी ग्रेफाइट ने आज आपको मौका ही नहीं दिया, वापस से सर्किट पे खुले, कल सर्किट लग गया था। इसके अलावा सुदर्शन केमिकल ये शेयर है करीब 5% ऊपर, मैग्मा फिनकॉप ये करीब 3.5% ऊपर है। इसके अलावा छोटे सरकारी बैंकों के 3 बैंक पीसीए से बाहर हुए हैं, आज उनमें दम आ गए वापस से। बैंक ऑफ इंडिया ऊपर है आज। इसके अलावा ओबीसी के अंदर अच्छी मजबूती है। एक और शेयर है एसजेवीएन, आज ये भी 2% ऊपर है। इंटरेस्टिंग है, ये बजट के हिसाब से। चंबल फर्टिलाइजर, कल बंसल जी की कॉल थी, कल ठीक ठाक क्लोजिंग मिली, आज 2% वापस से ऊपर आया है। इसके अलावा एक और शेयर है कैश का, रिडिंगटन, जो कि यूएस के बाद जितने भी एप्पल के फोन्स हैं वो शायद सस्ते हो जाएंगे, भारत में भी सस्ते हो जाएंगे, तो उसका भी फायदा 1.5% ऊपर आज वापस इस शेयर को मिलता हुआ दिख रहा है। सेंचुरी प्लाई, बजाज फाइनेंस शेयर आज वापस मजबूत होते दिख रहे हैं। कैश के कुछ एक शेयर्स हैं जिन्होंने आज वापस से मजबूती शुरुआत में बना ली। इस बीच निफ्टी 34 पॉइंट ऊपर आ चुका है, सेंसेक्स लगा दे शतक, लेकिन बैंक निफ्टी धीरे धीरे करते हुए कोशिश करते हुए हर निशान में आने की। 11% लुढ़क चुका है डीएचएफएल, अब है 10%, 11% नीचे। स्टॉक तेजी से लुढ़कता हुआ अब 120 के भी नीचे। 125 रुपए का टारगेट किसने दिया था? बंसल जी, कुणाल जी, आप दोनों में से 125 का टारगेट किसका था? वो तो आ गया, अब क्या? मैंने लक्ष्य दिया था 125 रुपए का, उसके भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि 125 का सपोर्ट टूटने के बाद मैंने 100 की बात भी की थी,
और उस समय बहुत खौफनाक लग रहा था 100 का लेवल, लेकिन अब बहुत करीब लग रहा है। तो मुझे लगता है कि 100 के लेवल्स आपको DHFL में आते हुए दिखेंगे। अभी भी इन स्तरों पर बिल्कुल भी कोई निवेशक ये ना सोचे कि बहुत गिर गया है, अब इसको एक बार पुल बैक के लिए बाय कर लें, ऐसा बिल्कुल कतई मत करिए। इस स्टॉक में और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और नीचे के लेवल्स अभी भी देखने को मिल सकते हैं। 16% नीचे है वेदांता। कोई ट्रेड बनता है इस वक्त? आशु जी, वेदांता के 16% की गिरावट के बाद आपका क्या कहना है? अनिल जी देखिए, हमारा 2019 का कई बार बात हुई है कि मेटल्स में ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन आज दिन ऐसा है अनिल जी कि इस एक्सीडेंट के बाद नया शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वॉच करना चाहिए, क्योंकि जो क्रीम है वो निकल गई। अगर कोई शॉर्ट पहले से चल रहा है तो ये बहुत अच्छा, उसका जो एक्सीडेंट होता है सर वो शॉर्ट के लिए जैकपॉट होता है, तो जैकपॉट है, बुक कर लेना चाहिए सर एक बार। लेकिन इस बीच है वेदांता तो अपने नंबर्स के उससे है पिट रहा है, लेकिन दीवान हाउसिंग ये तो लगातार 4 दिन से टूट रहा है। 27 तारीख से हम आपको बता रहे हैं कि शेयर से दूर रहे, और मेरे को अच्छी तरह से याद है जब 176 का लेवल टूटा था तब चर्चा हो रही थी कि इसमें से 176 में से अगर 100 हटा दें तो 36 ना हो जाए। वो हम मजाक में कर रहे थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप आमतौर पर ऑन एयर बोल नहीं सकते। होता है ना शर्मा जी, अपन जब बात कर रहे हैं सब बैठे भाई, अगर 500 करोड़ का ही ये पूरे क्वार्टर में लोन डिसबर्स करे 13-14 हज़ार करोड़ के सामने, तो फिर कंपनी कर क्या रही है? इसका मतलब पिछले कुछ तिमाही में इन्होंने काम कुछ नहीं किया सैलरी देने के अलावा, राइट? तो हम ऐसे मजाक में बात रिसर्च एनालिस्ट ये चीज पकड़ नहीं पाए। हाँ, नहीं 500 करोड़ वाली मैंने सिर्फ एक 500 करोड़ का फिगर पकड़ के हमेशा इस पे से तो सेल रिकमेंडेशन दी, तो ऐसे हम मजाक में बात कर रहे थे। तो कुणाल जी हमारे बोलते थे कि इसमें बड़ी मंदी 176 के नीचे होगी, 176 के नीचे टूटा तो होगी 176, तो हमने 176 पकड़ रखा था, 175 176। तो मैं मजाक में ये कहता था कि 175 दिख रहा है ना, ये 100 निकल जाएगा, 75 रह जाएगा आगे का एक निकल जाएगा। और कभी कभी वो कहते हैं काली जवान होती है वो सच हो जाती है, वैसा हाल है। लेकिन दुख है कि ऐसी बड़ी कंपनियां मिल रही है। ये स्टॉक है जो 650 रुपये चला करता था 2-3 महीने पहले तक, और तब भी हम बात करते थे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में बड़ी दिक्कत है, NBFCs में बड़ी दिक्कत है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, मामला ठीक नहीं है, निकल जाए। अब लेकिन कोई 120 में पूछे तो क्या कहें, कहना भी मुश्किल है। अच्छा, एनीवे, तो इस बीच एक BTST कॉल आ रही है, और आज BTST कॉल के लिए मैं बजट कैफे जाऊंगा, लेकिन कुणाल जी, राकेश जी और हमारे सारे जो मेहमान हैं, आज हमने बिगुल है ना संसद में भेजा हुआ है, वहाँ बजेगा, इसलिए आपको बिना बिगुल के साथ ही देनी है BTST कॉल। तो राकेश जी बताइए। अनिल जी, पहले तो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। आज 9:21 पर कॉल आ रहा है अनिल जी, खरीदने की राय है TCS पर। एंटायर IT स्पेस अच्छा लग रहा है, और TCS ने 1983 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया हुआ है, और मुझे लगता है बजट के बाद यहाँ पर एक बड़ा मूव टूवर्ड्स 2080-2085 का देखने को मिलेगा। TCS पर एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है, 1983 पर स्टॉप लॉस लगाएं, और 2080 के लक्ष्य के लिए TCS को खरीदने की राय है। ठीक है, TCS को खरीदने की यहाँ पे रिकमेंडेशन है। पहला BTST ट्रेड आज का तो दिख रहा है। एक और शेयर है जो आज नितिन की तरफ से भी दिया गया था, कल आशु की तरफ से नंबर आया था, डाबर। आशु से अभी भी डाबर के अंदर खरीदारी करके चलना है ना, 2% ऊपर है डिम्पी। और जिस तरह से अगर बजट का जो रूरल थीम रहने का आशंका है, उसमें मुझे लगता है कि FMCG डेफिनेटली बेनिफिशियरी है। डाबर बेटर पिक है, HUL भी पिक है, बट डाबर को मैंने कल भी रिट्रेट किया था कि ट्रेडिंग पोजीशंस बुक करनी है तो कर सकते हैं ऊपर नीचे की वॉलिटिलिटी में, बट अगर जो डिलीवरी वाला लेन है उसको लेके बिल्कुल चल सकते हैं, रख सकते हैं। और मेरा टारगेट अभी भी है यहाँ से कम 50 रुपये ऊपर का भाव मिल सकता है। ठीक है, 50 रुपये और ऊपर आ सकता है। खैर, आज के 2000 पे हम थोड़ी देर में आपके सामने जरूर रखने वाले हैं। तो पूरा एक्शन मार्केट्स का देखने को मिल रहा है। 23 अंकों की बढ़त के साथ है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये हाउसिंग फाइनेंस में जो सरकारी कंपनी है, क्योंकि आज फिर से कहा जाता है कि किसानों का दूसरा सबसे ज़्यादा शर्मा जी फोकस जो होगा वो हाउसिंग फाइनेंस भी होगा। तो ये अगर छूट मिल जाए लोन पे, ब्याज पे, तो कितना बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है LIC हाउसिंग? मैं हाउसिंग कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हूँ। तो ये अगर ऐसे छूट मिलती है तो हाउसिंग कंपनीज बाकायदा अच्छा करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेक्निकली भी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा करेंगी, और इनका जो लोन देने की जो अनुपात है वो भी बढ़ती है, तो अच्छे ही उसके अंदर ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं तो यहाँ से निकलकर बैंक्स पे, बड़े बैंक्स पे और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पे ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि अगर किसी कारण से छूट मिलती है इनकम के अंदर तो हमारी म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी पैसा आएगा। ठीक है, मैं बैंक्स पे अभी आपसे वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच आज के 2000 वो भी तैयार हैं तो अनिल जी, डाटा तैयार? हाँ बिल्कुल तैयार है आज के 2000। हाँ, मैं तो उल्टा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ा लेट ही है, तो आज मेरा भी बिल्कुल तो बजेगा नहीं, ने संसद भेज दी, सारे भेज दिए। ओके, मंगवा लेना लेकिन टाइम से सोमवार। हाँ, मतलब बीच में 2 दिन मिल रहे हैं आपको। लेकिन हाँ, आज के 2000 में शॉर्ट करने की राय है, और शॉर्ट करने की राय है हिंदुस्तान जिंक में।
हिंदुस्तान जिंक इस वक्त 249-250 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, 4.5% कमज़ोर है। जो कुछ सवाल वेदांता को लेकर उठाए जा रहे हैं, इनकी जो खबरें चल रही है वो अब पुष्ट नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब वो कितने सही है कितने गलत है पता नहीं, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा और नहीं मैं कोई फंडामेंटल राय दे रहा हूँ। जैसे हम DHFL में तो फंडामेंटल राय दे रहे थे कि भाई 500 करोड़ की लोन बांटेंगे तो क्या होगा। यहाँ फंडामेंटल राय के बजाय वो ग्रुप को लेकर जो सवाल उठते हैं उसके ऊपर यहाँ पर बिकवाली करने की राय। और जिस तरह से वैसे भी देखिए, न तो आशु जी न मैं, हम मेटल्स पे तो इस साल के लिए बुलिश है नहीं, बेरिश हैं। ऑटो और मेटल 2019 के लिए मुश्किल भरे सेक्टर है, तो इनमें तो जहाँ मौका मिले या तो उछाल में या जहाँ खबर खराब हो आराम से इनकी धुलाई कीजिए। तो हिंदुस्तान जिंक यहाँ से नीचे जाने को तैयार है, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। मेरे ख्याल से 247-48 चल रहा है, आज का हाई क्या है 258, थोड़ा दूर हो जाएगा 255 के आसपास। एक बार मैं नितिन जी के पास भी आऊँगा। नितिन जी जरा मुझे एक बार इसके प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 255 वगैरह के आसपास या थोड़ा दूर हो तो आप सही वाला बता दीजिए। यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए और नीचे की तरफ मुझे लगता है आराम से अगर ये 240-235 हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। जरा वेदांता पर जो शॉर्ट, माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान जिंक पर जो शॉर्ट करने की राय है, जरा अपनी राय दीजिए नितिन जी। निखिल जी, शॉर्ट ट्रेड सही है। इसमें एक तो 21% का ओपन इंटरेस्ट ओपनिंग में ही बना है, तो काफ़ी ह्यूज ओपन इंटरेस्ट के साथ सेलिंग है। दूसरा, कल जब रोल ओवर्स हो रहे थे तो काफ़ी डिलीवरीज बिक रही थी, तो एक डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी है। और लास्ट 4-5 दिनों में जो बाउंस हुआ था वो मेयर एक शॉर्ट कवरिंग थी, तो डेटा नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि ये 235 की तरफ धीरे धीरे मूव करेगा। इसमें एक ध्यान रखें कि 240 की पुट ऑप्शन मिलती है तो पुट ऑप्शन भी बाय करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो 240 की पुट स्लाइटली एक्टिव होगी, वो भी बाय कर सकते हैं। 235-230 का नीचे टारगेट होगा। जो स्टॉप लॉस आपने पूछा 252 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। वाह, बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस। ये और ये फ्यूचर का ही दे रहे हैं ना आप, 252 का स्टॉप लॉस। जी जी अनिल जी, मजा आ गया आपसे बात करने का। ये फायदा है, स्टॉप लॉस बहुत सही और सटीक मिल जाता है। 252 का स्टॉप लॉस रखिए और ज़रूर रखिए, क्योंकि देखिए गिरे हुए स्टॉक को आप बेच रहे हैं, लेकिन अगर ये सही हुआ, 4 रुपये की रिस्क है, अगर ट्रेड सही हुआ तो 230-235 तक भी आराम से गिर सकता है। ये मानना है तो टाइम आजकल जो चल रहा है ना, वो दिन के 2000 बनाने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 3 दिनों से तो लगातार आपके दिन के 20,000 और कुछ के तो 2 लाख भी बन रहे हैं। सही बात है। क्योंकि स्टॉक अब जो एक्शन में आते हैं जाते हैं तो बहुत तगड़े वाले जाते हैं। ये वैसे ही हाल है। ये हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स धीरे धीरे करके वो जमा करते हैं कॉइन्स एकदम, और फिर उसके बाद डालते हैं, और वो आशु जी आके मंदी करते हैं, दर एक साथ सारे कॉइन्स आ जाते हैं उनके। तो वो मंदी में पैसे जल्दी आते हैं, फास्ट आते हैं, बहुत सारे आते हैं। बस ये कि आपको सही वक्त पे करनी है। तो ये इस वक्त का एक्शन आपके लिए हिंदुस्तान जिंक का। और कोई स्टॉक जो एक्शन में? ठीक है, इस बीच एक स्टॉक और है मारुति। कल 2 दिन से इसमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई है। एक बार किरण जी आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, शॉर्ट कवरिंग अभी खत्म हो गई या फिर थोड़ी और बढ़नी है मारुति में? मारुति में मेरा मानना है कि थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। इधर मुझे लगता है जो अंडर करंट है और पिछले 4 दिन का कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अभी लॉन्ग पोजीशंस के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 66.25 का, और मेरा मानना है कि ये करीबन 67.80 ये पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 68.52। तो ये दोनों टारगेट मान के चलना चाहिए। ठीक है, इस बीच एक शेयर मैं और जाना चाहता हूँ, वो है चोलामंडलम फाइनेंस। कल भी चल रहा था, आज भी 4% ऊपर है, इंटरेस्टिंग प्ले है। एक बार विश्वेश आप जरा चोलामंडलम फाइनेंस को देखिए, इसके अंदर क्या करना है? मेरा ऐसा मानना है डिम्पी रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। कहीं ना कहीं लास्ट 3 दिन में जो 1100 रुपये से मूव आया था वो एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है, अराउंड 1230। बट अगर उसके ऊपर चला जाता है और स्टेबल हो जाता है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं स्टॉक में एक स्विंग बॉटम बन गया है अराउंड 1100। इन दैट केस स्टॉक हैज़ अ पोटेंशियल कि वो ऊपर में 1360 तक भी जाए। तो डिम्पी डेफिनेटली एक लॉन्ग कैंडिडेट है, बट क्योंकि रेजिस्टेंस के नज़दीक है टाइटली वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। मेरे हिसाब से अपसाइड अगर ब्रेकआउट हुआ तो वो 7 से 8% की तेजी वन साइड आएगी। सुनील सर, आपका ऑटो पे क्या है व्यू? क्योंकि इस बार बजट में ऑटो को लेकर वैसे कुछ ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, बस इतना हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सरकार कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर देगी। कई बार चैलेंज भी बन जाता है जिनके प्लेटफॉर्म अभी तैयार नहीं है। तो ऑटो पे आपका स्टैंड क्या है? इलेक्शन के टाइम में हेवी ऑटो व्हीकल की मूवमेंट होती है, जीप्स की कैंपेनिंग इलेक्शनियरिंग के लिए। सो डेफिनेटली सेल्स पिकअप होता है हर टाइम इलेक्शन के टाइम में। सेकंड है कि आने वाले दिन में अब देखिए कि ऑटो का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, बिकॉज इन द कमिंग सेकंड हाफ जो इंफ्रा की पिकअप हम देख रहे हैं उसमें भी ऑटो रिलेटेड मूवमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स ये सब बहुत बढ़ेगी। तो वी रिमेन बुलिश ऑन ऑटो
उनकी क्या है कि वैल्यूएशंस थोड़ा ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन के तौर पर विल बी अ लिटिल बिट कॉशियस, बट गुड क्वालिटी टॉप लाइन ग्रोथ तो हम देख रहे हैं डेफिनेटली अच्छी। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और कैश के शेयर भी हैं जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आए हैं, जरा मैं उनके बारे में कर लूँ। ये फिलिप्स कार्बन और वेंकीस, दो ऐसे शेयर है। जरा वेंकीस के बारे में चेक कीजिए डाटा आप किरण जी। वेंकीस पे क्या करना है, अभी चल रहा है 2545 पे। वेंकीज में कल काफ़ी अच्छा अंडरकरंट देखने को मिला और जो रैली हमने देखी उसके वजह से हमने आज गैप अप खुलते हुए नजर आए। पर मेरा मानना है कि एक रेजिस्टेंस पार कर दिया है इसने 2500 का, तो जब तक 2500 के ऊपर है मैं मानता हूँ अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में 2780 2800 के लेवल्स आ जाने चाहिए। डिम्पी जी, एक मेरा BTST कॉल है, वो अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल, बोलिए, बताइए। NIT टेक ये बाय करके चलना चाहिए, काफ़ी स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके से पिछले 6 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, मेरा मानना है कि ये आउट परफॉर्मर देखने को मिल जाना चाहिए। फ्यूचर के लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1345 और 1350 के दूसरे टारगेट्स, और अभी स्टॉप लॉस के लिए मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 1325 पे रखना चाहिए। ये मेरे टारगेट जो दिए वो पहले टारगेट्स रहेंगे, पर मेरा मानना है कि अगर थोड़ा सा भी बाजार ने और साथ दिया तो इजीली ये 1367 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, करीबन 3-3.5% के ओपन इंटरेस्ट एडिशंस, वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग है और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, तो एक स्ट्रांग बाय रिकमेंडेशन। तो इसमें स्टॉप लॉस क्या रखें किरण जी? अभी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1327 का। 27 का टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ 1367 है, 1367 का, और स्टॉप लॉस है 1327 का। ये इस रेंज के अंदर आपको प्लस करना है। दोनों शेयर अब तक आए हैं वो IT के हैं। सुबह भी आप IT पे आज बुलिश थे, बिल्कुल सेक्टर अगर होगा तो IT ही होगा। TCS और NIT ये दोनों ट्रेड और आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक और शेयर है हीरो मोटोकॉर्प के, इसके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिख रही है। एक बार विश्वेश वापस आपके पास लौट रहा हूँ, इसमें क्या करना चाहिए? हीरो मोटोकॉर्प में 3% ऊपर है ये आज। मेरे हिसाब से जो कल हमारी बात भी हुई थी, और कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स में जो एक रुझान है वो काफ़ी लंबे समय से मंदी कर रहा है, और लोअर लेवल पे डेफिनेटली एक इंडिकेशन है पुल बैक के, बट मेरे हिसाब से फिर भी वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर अभी जो नीचे से पुल बैक आया था वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इफ़ आई वुड बी अ ट्रेडर, मेरे हिसाब से आई वुड क्विकली वॉच कि अगर 2640 के आसपास आता है और वहाँ पर एक बार के लिए सिग्नल आते हैं, देन आई वुड कंसिडर इट बाइंग। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी रह सकती है। ठीक है, इसके अलावा सन फार्मा और उससे जुड़ी हुई कंपनीज में वापस से थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। टिपिकली स्पार्क के अंदर आज 1.5% नीचे है। एक बार आशु, इस पे आपके रिकमेंडेशन सन फार्मा और स्पार्क दोनों पे। देखिए डिम्पी, मुझे लगता है कि जो फार्मा है वो अभी भी वीक सेक्टर है और वीक ही रहेगा। सन फार्मा में अभी भी काफ़ी लोग ऊपर के ट्रैप्ड हैं, और ये जो नई मंदी आई थी उसके बाद और भी ट्रैप्ड हैं, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग के चलते एक्सपायरी थी, थोड़ा सा बीच में अप मूव आया, बट बहुत ही स्लो मूवर रहेगा। मुझे लगता है कि नया निवेश नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक्स लेते हैं कि इससे नीचे क्या जाएगा, इससे नीचे क्या जाएगा। जो मैंने NBFC में भी 3 दिन पहले बोला था, DHFL के लिए भी, आईबुल्स के लिए भी, कि इसलिए नहीं ले लेना कि नई गिरावट आई है। नई गिरावट का रीजन है, तो अभी ये सबड्यूड रहेगा। डिम्पी, अगर मार्केट चलेगा तो ऐसा स्टॉक लेना चाहिए जो हाई बीटा हो और जो ओवरबॉट नहीं है पिछले दिनों का, जिसमें आपको अपमूव ज्यादा मिलेगा। तो मेटल्स अवॉइड करने चाहिए, ऑटोज भी अवॉइड करने चाहिए। अभी आप मारुति की बात कर रहे थे, मारुति में बाउंस बैक है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ रिजल्ट के बाद जो 7000 से और 7000 के ऊपर का भी बायर है वो भी ट्रैप्ड है इसके अंदर, और जितना मर्जी को वो इतनी जल्दी निकल नहीं पाता। 9000 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, नया बायर इसमें ट्रैप हुआ है मारुति में 7000 और 7000 से ऊपर का, तो जब तक वो भाव नहीं निकलता। सिमिलरली सन फार्मा में है तो सबड्यूड और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा ये। तो STBT कर दे क्या मारुति, अगर आपका ये स्टांस है तो? नहीं, अभी इसमें कोई नो ट्रेड जोन में है। सन फार्मा पर्टिकुलरली नो ट्रेड जोन के अंदर है, लेना है नहीं, बेचना थोड़े से में है। देखिए कई स्टॉक हैं डिम्पी जो मैं बोलता हूं कि वो वीक है, लेकिन अपने भाव से बेचने हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें बाउंस बैक नहीं आता, तो एक अच्छा थोड़ा सा भाव मिल जाएगा, फिर बेचने का डेफिनेटली कॉल देंगे कब बेचना है। ओके, और इस बीच ढेर सारे कॉल्स आने की तैयारी में, नितिन जी भी अपने PCR की तैयारी कर रहे हैं, तो PCR की तैयारी रखिए, वो आने वाला है। लेकिन उससे पहले शुभम अग्रवाल का एक कॉल है, विश्वेश चौहान का एक कॉल है, तो फटाफट चलते हैं पहले शुभम जी के पास। शुभम जी बताइए, क्या BTST ट्रेड लेना चाहते हैं आप? अनिल जी, BTST ट्रेड लेना चाहता हूं मुथूट फाइनेंस पे। अगर मुथूट फाइनेंस को देखें तो खरीदना है, पहले ये तो बताओ। मुथूट फाइनेंस इसलिए खरीदना है, 2 दिन पहले एक ट्विजर बॉटम फॉर्म हुआ था, और उसके बाद आज एक अपने माइनर कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुथूट फाइनेंस यहाँ पे खरीदने की सलाह है। 520 का मुझे लगता है पहला लक्ष्य
यहाँ पे आता हुआ दिखेगा और सेकंड टारगेट इवन एक्सटेंड हो सकता है 535 तक और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 495 का। ओके तो मुथूट फाइनेंस खरीदारी करने की राय है, 520 का टारगेट रखें, 495 का स्टॉप लॉस, ये नोट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस और टारगेट आज के लिए सारे फ्यूचर्स के लेवल है ना शुभम? बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर्स में ही हमें पूरा बिलीफ है, फ्यूचर्स के ही लेवल है सर। विश्वेश के पास भी है। हाँ विश्वेश के पास भी है। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है भाई। जब अगर शुभम जी तेजी की बात करें तो एक काम करते हैं, एक बैलेंस बना लेते हैं, मंदी का कॉल भी ले लेते हैं। विश्वेश जी मंदी में है, मुझे लगता है कि ओके अंदाजा लगाया जाए। विश्वेश जी आप ही बताइए कौन सा है आपका कॉल? मेरे हिसाब से अनिल जी बहुत ज़्यादा रुझान है तेजी का, पर एक चीज़ समझनी चाहिए, कहीं ना कहीं बजट के बाद और बजट के पहले जो स्टॉक का ट्रेंड होता है वो लार्जली चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी वो होगी एसआरएफ में। मेरा ऐसा मानना है काफ़ी लंबे समय से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था और ये साइडवेज जो कंसोलिडेशन था ये आफ्टर सीवियर फॉल के बाद था और कहीं ना कहीं फंडामेंटल चेंजेस भी हुआ है। लो वॉल्यूम से स्टॉक गिर रहा था, आज वॉल्यूम इंटेंसिफाई हुआ है। तो फ्यूचर के लेवल के हिसाब से स्टॉक को शॉर्ट करना चाहिए, 2050 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत से क्विकली 1950 और 1900 के टारगेट देखने मिलने चाहिए। शर्मा साहब इस बार के बजट के बाद एक ऐसा सेक्टर या एक ऐसी थीम जो बहुत तेजी के साथ जिसमें परिवर्तन आएगा और बहुत तेजी के साथ चलेगी, उसमें इलेक्शन भी आप जोड़ लीजिए भले। जी देखो, अगर ये इनकम टैक्स के ऊपर जो छूट आ जाती है या फिर आपके कैपिटल गेन्स के ऊपर जो जिसका हम नारा लगा रहे थे सुबह, वो अगर आ जाता है तो फिर आपका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जबरदस्त चलेगी। एक तो ये कि जो पहले से जो लोग निवेशक बैठे हुए हैं, जिन्होंने पैसा लगाया, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, उनको एक मौका मिलेगा वापस एग्जिट का ऊपर की ओर और नया पैसा उससे प्रेरित होकर आएगा। अगर ये 50,000, अगर ये समझ लीजिए 50,000 रुपये से भी इनकम आपकी वो स्लैब ऊपर जाता है तो उससे अकेले करीब करीब म्यूचुअल फंड्स के अंदर 50,000 करोड़ नए रुपए आ सकते हैं। यहाँ पे आप ये समझिए, तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसके हिसाब से सही चलने वाली है। तो ये मैं उन एएमसीज के ऊपर नज़र रखूंगा जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। लेकिन इस बीच तीसरा सर्किट लगा है वेदांता में, 10%, 5% और फिर 5%, 20%। माय गुडनेस, 20% तक नीचे गया। 158.80, 200 तो किसी ज़माने में चलता था, अभी तक 200 ही याद है मुझे। 158.80 ये आज का लो बनाया, अब 161 के आसपास है। 19% अभी भी गिरा हुआ वेदांता। और दूसरा हिंदुस्तान जिंक भी देखिए, नीचे जाने के बाद मेरे ख्याल से 242-65 तक जाने के बाद अब 249 के आसपास, 250 के आसपास आया। तो आप अपना या तो 252 का स्टॉप लॉस लगा कर रखें क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में तेजी से बढ़ा है वापस, या फिर 2-2 तो खैर शायद बन ही गए होंगे सबके। 249 से 232 का लोट है, बिल्कुल 1 रुपये में बन जाता है। 1 रुपये अभी नहीं पूरा चाहिए। ओहो, तो नीचे में 243 तक तो गया है। लेकिन या तो आप अपने कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख ले, या फिर नितिन जी ने 252 का स्टॉप लॉस बोला है वो रख ले, और थोड़ा पैसा और जगह दोनों बना कर रखें। उसकी वजह भी बता दूं, नितिन जी भी पीसीआर देने की तैयारी में है, तो कह रहे हैं मुझे भी पीसीआर देना, तो थोड़ी जगह भी बना के रख लीजिए कि कुछ ना कुछ नया और आने की तैयारी में। अजंता फार्मा ये एक और स्टॉक है जो 2.5% कमज़ोर है आज के सेशन में। रिजल्ट्स में कल हमने इसको कहा भी था कि मेरे ख्याल से वेदांता की बात बोल रहे हैं, उसमें एक चीज़ मैं ऐड और कर दूं, स्टरलाइट टेक भी 8% नीचे आ गया। अरे हाँ, ये भी तो ग्रुप कंपनी है। एक बार जरा स्टरलाइट टेक भी आप दिखाइए, ये भी इस समय दिन के निचले स्तरों पर है। ये 20 रुपये की गिरावट, 8.5% की गिरावट यहाँ पर भी आ चुकी है। तो ये भी थोड़ा सा एक नोटिस करने वाला पॉइंट था। तो अजंता फार्मा ये लगातार कमज़ोर हो रहा है। डीडी शर्मा साहब से मैं राय लेना चाहता हूँ। शर्मा साहब, नतीजे खराब आए और ख़राब नतीजे के बाद बायबैक को लेकर लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई 1300 रुपये में बायबैक करी तो अच्छा, लेकिन बायबैक तो खाली 0.87%, यानी कि 1% से भी कम इक्विटी का डिविडेंड के बराबर भी नहीं है। क्या करना चाहिए? 1000 रुपये के आसपास इतना गिरने के बाद अब आकर्षक हो गया, खरीद लेना चाहिए या थोड़ा और इंतजार करें? देखिए, अजंता फार्मा में जो पहले हेफ्टी ग्रोथ और बहुत ब्राइट आउटलुक लग रहा था वो मेरे ख्याल से अभी डिम हो गया है, और उसके चलते ये जो है गिरावट है, और या यूँ कहें करेक्शन है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई पहले की तरह की वापस कोई तेज़ी अजंता में आ सकती है। बाईबैक के अनाउंसमेंट के कारण थोड़ा बहुत सेंटीमेंट ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉक में दम नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, दम तो नहीं है, दम तो जेट एयरवेज में भी नहीं दिख रहा। फिर से 3% नीचे, आज 225 के आसपास दाम। कुछ जेट एयरवेज को लेकर खबर भी आई थी कुछ, वो भी इंटरेस्टिंग थी। जरा विकास जी आप अपनी राय दीजिए, जेट एयरवेज पे क्या करना है? 225 के आसपास लेने लायक हो गया या अभी बोर्ड से बाहर जा सकते हैं? नरेश गोयल बोर्ड के बाहर जाएंगे, वो तो अच्छी खबर है। हाँ जी, तो वो तो अच्छी खबर है सर। तो
बोर्ड से वो बाहर भी जा सकते हैं और शायद ये मामला बन जाएगा। इतिहाद अगर पैसा डालता है तो एयरलाइन बच सकती है, पर उन्होंने जो कंडीशन डाली होंगी ये तो उस हिसाब से उनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन उन्होंने एक और कंडीशन डाली थी जिसके इतिहाद ने बोला था कि आप अपना जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है उसको बंद कीजिए। तो वो अगर बंद होता है तो बहुत सारे जो अच्छा एक मिनट मेरे को एक एडवाइस लेनी है आपसे। मैं भी उनके फ्रीक्वेंट फ्लायर मेरे सारे बहुत सारे मतलब है ना कुछ अपग्रेड कुछ फ्री टिकट पहले ले लूँ, फटाफट यूज कर लीजिए, जल्दी से कर लूँ ना। ये फायदा होता है अच्छे एक्सपर्ट्स को साथ में बिठाने का। मतलब हम ट्रेड तो कर नहीं थे और करते भी नहीं, लेकिन कम से कम ये एडवाइस तो मिल रही, कहीं तो फायदा हो। तो चलिए शर्मा साहब की एडवाइस का फायदा कि अब मैं फटाफट मेरे फ्री टिकट भी यूज़ कर लूँ, जितने अपग्रेड्स पड़े हैं वो भी ले लेता हूँ कम से। लेकिन हाँ, जेट एयरवेज पे मैं राय ले रहा था विकास जी से। विकास जी बताइए क्या करना है, खरीदना है या फिर ये वो है बंसल जी की भाषा में टच मी नॉट? नहीं अनिल जी, मेरी सलाह तो रहेगी कि अवॉइड करना चाहिए इस स्टॉक को। हालांकि स्टॉक काफ़ी पिट चुका है और बाकी ट्रेडिंग बाउंस बैक बिल्कुल आ सकता है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। हाल ही में 2-3 दिन पहले भी इनके कुछ प्लेन्स ग्राउंडेड हो गए थे, उसके बाद कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। बट अगर कोई स्टेक सेल की खबरें आती है, मैनेजमेंट में चेंजेस आते हैं, नरेश गोयल जी बोर्ड से निकलते हैं, तो फिर एक ट्रेडिंग पॉपअप जरूर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो उसको जिसको प्ले करना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टिंग के लिहाज से मुझे लगता है इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ओके, इन्वेस्टिंग के लिहाज से अवॉइड करें, इन्वेस्ट करने लायक है नहीं। लेकिन बात करते करते ये कि भाई ये खबर है, देखो लोगों को पहले समझ में नहीं आई, जब हमने बोला समझ में आई, समझ में आया 225 का तो 240 एकदम से तेजी इसके अंदर आई। कहाँ लाल में घूम रहा था, हरे में आ गया, 3% शेयर ऊपर, पूरा पाला बदल लिया भाई इसने तो। चलिए, लेकिन इस बीच नितिन जी भी एसबीआई पे भी बुलिश रखा है। ओके। 300 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका करंट मार्केट प्राइस करीब 10 रुपये 50 पैसे 10 रुपये 60 पैसे है। इसी भाव पे लेना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि कल एक्सपायरी हुई और एसबीआई में 90% का रोलओवर्स है। 90% रोलओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स लग रहा है। आज रिजल्ट है और ख़ास तौर से इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी 2-3 दिनों में दिखी है। तो मुझे लग रहा है ये जो 300 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन है इसका 10 रुपया से टारगेट करीब 17-18 रुपया हो सकता है और स्टॉप लॉस हम 6 रुपये का रखेंगे। 3000 शेयर का लॉट साइज है तो स्टॉप लॉस 6 का, टारगेट 10 का, टारगेट 17 का। ठीक है, तो ये आप पीसीआर के अंदर वापस एसबीआई की कॉल है जो एसबीआई दे रहे हैं, एक बार जरा इस पर मुहर लगवा लीजिए। आशु जी की आशु जी ने तो सुबह बताई, देखा फिर से लगाओ बड़ी वाली मुहर। आप एक बार कह भी रहे थे ना कि अब एक ऑप्शंस की ढूंढना चाहते हैं, ट्रेड ढूंढना चाहते हैं, तो एसबीआई के 300 के कॉल ठीक है जो नितिन जी बता रहे हैं? डिम्पी, अगर प्योर वनीला ट्रेड करना है तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन मैंने जो अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है थोड़ी सी, वो ये दी है कि 290 की कॉल इन द मनी ले लें और 290 की इन द मनी और कॉल लें जो कि 15 रुपए के आसपास है, और 315 या 320 की 5 से 6 रुपए है वो बेच दें तो आपकी कॉस्ट 5 रुपए और कम हो जाती है। तो 300 रुपए का एसबीआई आपका पूरे महीने के लिए खड़ा हो जाता है और 20 रुपए का आपको ऑलमोस्ट 15 से 20 रुपए का स्प्रेड मिलता है। तो ये ट्रेड और ज्यादा कॉस्टिंग कम कर देता है। बट सिंस अभी बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो मुझे लगता है कि 200-300 रुपए वाली कॉल भी ले लें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आई तो प्राइस में इतना मतलब मजा नहीं आएगा प्योर कॉल लेने वाले को। और अनिल जी, एक चीज और जेट एयरवेज के लिए मैं बता दूं, हाँ। इतनी मंदी हो चुकी है कि मुझे लगता है फ्रेश मंदी नहीं करनी चाहिए। और एक भी चीज अनिल जी, जो अभी कल भी आपने सुना, परसों के ग्राउंडेड हो गए हैं, 19 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। मैं ट्रैवल करता हूं और आपको पता है कि मेरी रिसर्च है 10 जगह 10 लोगों से बात करके मैंने ग्राउंड स्टाफ से पूरा चेक किया। 19 फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद भी कोई भी टिकट रिफंड नहीं हुआ क्योंकि सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्लाइट्स में एडजस्ट कर दिया गया। तो ऐसा वो जो नया लॉस खड़ा हो, जो दिखता है कि और लॉसेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी कोशिश कर रही है। पर मुझे लगता है कि दूर रहना चाहिए। खराब है बिल्कुल, बट नया शॉर्ट नहीं करना चाहिए इसमें। दूर कैसे रह सकते हैं आप? दूर रहना तो पॉसिबल ही नहीं। 14% ऊपर स्टॉक है इस वक्त, जो दौड़ लगा रहा है। जहां पकड़ा आप देखिए 225 था और ये खबर अच्छी थी, इसीलिए हम समझ रहे कि 2.5% नीचे क्यों है। सीरीज के पहले दिन बैंड से बाहर निकला है, 2.5% नीचे क्यों हो सकता है स्टॉक जब खबर अच्छी है? देखिए, एक चीज और बताओ आशु जी, आपका जो फीडबैक है उसके ऊपर एक चीज बताना चाहूँ। जितनी ज्यादा दिक्कत जेट एयरवेज को अपने ऑपरेशन चलाने में होगी उतनी जल्दी स्टेक बिकेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, वो जब तक है नाक के ऊपर पानी ना निकले तब तक आप है ना फैसला नहीं लेते। तो वो अगर वो लेवल आ रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर जेट एयरवेज आज 14% बढ़ा है
तो सारा का सारा एक्शन संसद में नहीं है, संसद के बाहर भी है। कहीं न कहीं जेट के हेडक्वार्टर्स पे एक रिपोर्टर को भेजना जरूरी है। कुछ तो हो रहा है। जी जी बोलिए सर। अनिल जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैं जितनी भी खराब न्यूज आए मैं बोलता हूं कि जेट शॉर्ट नहीं करना, और इसको अगर ले नहीं सकते शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना। और एग्जैक्टली इसी रिसर्च के लिए कि कुछ नए लॉसेस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एफर्ट था अनिल जी। मैंने ग्राउंड स्टाफ से 3-4 लोगों से चेक किया, उन्होंने कहा कि 19 की 19 फ्लाइट जो कैंसिल हुई थी वो सही न्यूज थी, लेकिन एक भी पैसेंजर था जिसको रिफंड नहीं किया गया, सबको बाकी ऑल्टरनेट फ्लाइट्स में एडजस्ट कर दिया गया। तो ये रिसर्च बहुत सारी चीजें बताती है, और इसी के बेसिस पे अनिल जी बिल्कुल आज का हीरो है जेट एयरवेज, 16% ऊपर। सिर्फ देखिए पहली टिक पर जहां स्टॉक को आइडेंटिफाई किया 225 रुपए, 225 से 265, यानी कि 40 रुपए का रन मुश्किल से 4 मिनट भी नहीं। यह है सही वक्त पर स्टॉक आपको बताने का नतीजा है, क्योंकि जरूरत वही है कि आप किस लेवल पर स्टॉक को पकड़ कर कौन सा डिस्कस करते हैं। 250-300 स्टॉक वायदा कारोबार में, 8000 स्टॉक लिस्टेड है, आपको सही वक्त पर 272। यह है एक्शन स्क्रीन का जो आपके सामने जेट एयरवेज की तेज उड़ान 18%। जबरदस्त। शर्मा साहब मिडास टच है आपका, जैसे बोलना शुरू किया स्टॉक भाग गया। देखिए हम तो सिर्फ डिस्कस कर रहे थे। नहीं डिस्कस तो कर ही रहे थे, लेकिन डिस्कस भी सही डिस्कस। 20% जेट एयरवेज, कुछ तो है इस स्टॉक में, बड़ा कुछ तो हो रहा है। जरा ये पता लगाइए कि क्या कुछ हो रहा है, क्या वाकई में डील हो चुकी है। मैं भी पता लगाने की कोशिश करता हूँ। इनको पैसे दे सकता है, खबर भी आ रही है कि इत्तेहाद इनका बेल आउट पैकेज इनको दे देगा। नहीं वो तो सबसे चल रहा है। हो गया क्या, ये स्क्रीन ये बता रही कि ये हो चुका है, स्क्रीन ये बता रही कि डील हो चुकी है। जिस तरह से भागा है स्टॉक, ऐसे नहीं भागता, खासतौर से ऐसा स्टॉक जिसे टच मी नोट कहते हैं। तो लेकिन टच मी नोट को कौन बार बार आके गले लगा रहा। हाँ भाई यही चाहिए। वायर्स पे खबर हो सकता है कुछ ही देर में आ जाए कि इनका मंजूर हो गया बेल आउट पैकेज। ये वायर पे खबर आ सकती है और ये पक्का होगी इस तरह का, जैसे आप कह रहे हैं ना कि स्क्रीन आपको दिखा रहा है, ये 101% वैसी खबर आपको बनती हुई दिखेगी। खैर जेट एयरवेज 16% की तेजी। तो वो जो खबर आज सुबह सुबह हमने स्टॉक सी न्यूज में बताई थी, खबर तो वही है अभी तक, जो शर्मा साहब से भी बात कर रहे थे कि भाई बेल आउट प्लान को मंजूरी मिल चुकी है, वो खबर हम सुबह ही बता चुके हैं। लेकिन उस खबर के दम पर बढ़ना होता तो सुबह 2.5% नीचे नहीं खुलता, 3% नीचे को नहीं खुलता। उसके अलावा कुछ हुआ है वो तो सबको पता है, वो तो सबने सुबह पढ़ ली। नया क्या हुआ है वो पता लगाना जरूरी है, क्योंकि ये तो सारी चीज सुबह आ चुकी है, सबको बताई जा चुकी है। और हमने खुद ने सुबह ये कहा है कि बेल आउट प्लान मंजूर हो सकता है, नरेश गोयल जा सकते हैं। ये सब खबरें पुरानी, हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सब हो चुका। अब क्या हुआ है वो बताइए। हो सकता है वाला नहीं, क्या हो गया है। जेट ऐसे नहीं भाग सकता, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। अब आप सही कह रहे हैं डिम्पी, कुछ तो हुआ है, एकदम कुछ तो हुआ है। तो चलिए हम पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हुआ है। आपने सबसे पहले देखा कि 225 रुपए में जेट का एक्शन जो शुरू हुआ है वो 275 तक पहुंचा है। सिर्फ कितना, हाफ सेंचुरी मारी, हाफ सेंचुरी, 50 रुपए, 50। क्या बात। जबरदस्त तेजी के साथ शेयर इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर उड़ान भरता हुआ। एक खबर अभी आपने और देखी होगी नीचे कि एनसीसी को वापस से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भारत में बनने वाला है, गंगा एक्सप्रेसवे। एनसीसी उसका बड़ा कंटेंडर भी हो सकता है। शर्मा साहब ये सड़क निर्माण तो बहुत तेज पकड़ेगा, और इनके तो मिनिस्टर भी लाजवाब है नितिन गडकरी, और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका ठीक रहा है। तो ये ऐसी कंपनीज को कितना फायदा हो जो सीधा कोर सड़क से जुड़ी हुई है, लोगों का पैसा बहुत लगा है। जी, ये जो कोर से जुड़ी हुई हैं वो तो अच्छा खासा डेवलपमेंट करेंगे और स्पीड मिलेगा, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी उनको मिलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये पूरा सेक्टर अच्छा कर सकता है। और कम से कम पी तो आपके बिजनेस उसके प्रोमोटर के नेचर के हिसाब से मिलेगा, लेकिन आपका वॉल्यूम्स तो जरूर बढ़ेंगे, सेल्स आपको पूरी मिलेगी इन कंपनियों में। ठीक है, इस बीच 24 अंकों के बढ़त के साथ अभी कर रहे हैं निफ्टी ट्रेड। लेकिन आइए बजट ब्रेकिंग, आज बजट में क्या कुछ बड़ा हो सकता है। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ हैं जो बताने के लिए तैयार है। और उसके बाद कुछ दमदार पिकारी है, और इस बार दमदार पिकारी है शर्मा साहब की तरफ से। एक मिनट, आप सैंडविच खा लीजिए शर्मा साहब। नहीं एक मिनट, शर्मा साहब के हाथ में सैंडविच यहाँ तक पहुंचा। अरे दीदी शर्मा साहब है सर, आप एकदम इत्मीनान से सैंडविच लीजिए, बिल्कुल टेंशन न ले। शर्मा साहब एक बार पहले भी कंफ्यूज हुए जब आपने शर्मा जी बोला तो दोनों शर्मा जी एकदम से। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने जानबूझ के बोला था, कंफ्यूज करने के लिए बोला। लेकिन आइए शर्मा साहब हमारे तैयार हैं, दीदी शर्मा साहब। लेकिन उससे पहले स्वाति तैयार है, स्वाति से जल्दी से पूछ लेते हैं अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग कौन सी। स्वाति बताइए।
बिल्कुल, तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, एक सेगमेंट जो डेफिनेटली मेंशन पाएगा इस बजट में, हर बार होता है, वो है रेल एंड रोड सेक्टर। इनकी एलोकेशन कितनी होनी चाहिए, उस पर हमें बहुत एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि रोड मिनिस्ट्री को करीब करीब 83,000 करोड़ रुपीस तक का इस बार एलोकेशन मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा है पिछली बार से। ऑल्सो अगर हम NHAI की बात करें तो उसको 30,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। रेलवेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बजट है और उसको भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए इस बार बजट एलोकेशन में आ सकता है, तो वो भी करीब 30% ज्यादा हमने देखा उसका एलोकेशन पिछली बार के मुकाबले होगा। तो रोड और रेल पे अच्छा खासा फोकस है गवर्नमेंट का और दोनों में एलोकेशन बढ़ते हुए नजर आएंगे इस बजट में। इस बीच अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, उसमें हम डेफिनेटली अनाउंसमेंट सुनेंगे। गवर्नमेंट ने बार बार बोला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये अफोर्डेबल हाउसिंग का एक सपना है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, जैसा आपको पता है। तो क्या होने जा रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग फंड एलोकेशन में बढ़ोतरी होगी, करीब करीब 50% तक बढ़ोतरी देखेंगे। 10,000 करोड़ का जो फंड है उसको बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए हो जाएगा और क्रेडिट लिंक्ड इंटरेस्ट सब्सिडी पर भी अनाउंसमेंट होगा। तो ये बड़ी बातें आज के बजट में होने जा रही है अनिल जी। ओके, तो बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को मिलेगा बड़ा सहारा, ये होने वाला है। और इसका तो एक, अगर ये इसका क्रेडिट किसी को जाएगा तो शर्मा साहब को जाएगा। शर्मा साहब अजमेरा रियल्टी उनका पसंदीदा शेयर, वो वाले शर्मा साहब, डीडी शर्मा साहब। हाँ, मतलब शर्मा साहब के नाम से फिर वीके शर्मा साहब भी फुल अलर्ट पर हो जाते हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पर अगर कुछ आया तो इस शेयर पर भरोसा रखिए, क्योंकि डीडी शर्मा साहब ने पहले कह रखा है इसकी फेयर वैल्यू NAV 600 रुपये होती है, स्टॉक 400 रुपये तक जाना चाहिए। शर्मा साहब लेकिन एक स्टॉक रिकमेंड करना चाहते हैं। अरे आपका LNT तो भागी जा रहा है सर। शर्मा साहब, अब दूसरा स्टॉक कौन सा है? नहीं, देखिए LNT डेफिनेटली आपके टेक्निकल एक्सपर्ट कंफर्म करेंगे कि 1330-35 के ऊपर तो और वापस स्ट्रांग हो जाएगा ये, और शॉर्ट टर्म में काफ़ी ऊपर जा सकता है। एक और स्टॉक जो बजट के हिसाब से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहां बहुत मूवमेंट हो सकता है, बजट की शुरुआत में आप देखेंगे रूरल पे फोकस रहेगा, इरिगेशन पे फोकस रहेगा, और दूसरी जो चीज़ें इस तरह की फूड, फ्रूट प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इस तरह के, तो उस फील्ड में लिस्टेड कंपनी इंडिया की एकमात्र है जैन इरिगेशन। जैन इरिगेशन इनमें से बहुत सारे काम करती है, इसके अलावा और भी रिसर्च भी करती है एग्री फील्ड के अंदर, और कई तरह के काम करती है। प्लस इनका एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा है, फ्रूट प्रोसेसिंग का और वेजिटेबल प्रोसेस जो आइटम्स है वो ये बहुत बिग वे में एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ये स्टॉक फॉर्चुनेटली बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे आया हुआ है। आज तक ये स्टॉक जो है, मैंने पिछले 3-4-5 साल में देखा है, कभी भी इसका 10 के पी पे आपको करंट ईयर की एक्सपेक्टेड अर्निंग के 10 के पी पे कभी नहीं मिला। ये उस समय भी नहीं मिला जब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत टाइट थी, डेट लेवल बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे, उस समय भी नहीं मिला। जबकि आज ये ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे है। यहाँ से डाउनसाइड बहुत कम है और मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म में टेक्निकली 65-67 तक जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 12 महीने में मैं समझता हूँ ये आसानी से जो है 90 रुपये तक जा सकता है। वेदांता दिन के निचले स्तरों पर, जेट दिन के ऊपरी स्तरों पर। तो आज बजट से पहले आपका बजट ठीक हो गया इन दोनों शेयरों के साथ। वेदांता नीचे गिरा, आज का हमारा सेल कॉल था, और एक में खरीदारी, एक में बिकवाली, दोनों काम कर रहे हैं। इस बीच कुछ और शेयर जो थोड़ा एक्टिव हुए हैं इस बीच में, जरा वो भी आपको दिखा दूं। सीमेंट कंपनी वापस एक्टिव है, अंबुजा, श्री सीमेंट फिर से तेज हुई हैं। एक बार विकास जी, आपकी रिकमेंडेशन इन सीमेंट कंपनीज पे व्यू क्या है? आप भाई सभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आए। नहीं, बिल्कुल डिम्पी, चूंकि आज बजट आने वाला है और फिर बजट में एक्सपेक्टेशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इन सब सेक्टर्स को एक पुश करेगी सरकार, तो इन सब के कारण से एक जो सीमेंट सेक्टर है उस पर एक पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। और मुझे लगता है जिन लेवल्स पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी पिट चुके हैं और इन लेवल्स पे ये स्टॉक अच्छे लगने लगे हैं फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है इन स्टॉक्स पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। ओके, इस बीच जेट एयरवेज में जो तेजी हुई है बड़ी तगड़ी वाली, विश्वेश चौहान जेट एयरवेज पे अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। विश्वेश जी बताइए। जी अनिल जी, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी स्टॉक में और उस वक्त मेरे हिसाब से स्टॉक कैश और फ्यूचर में बहुत ह्यूज डिफरेंस चल रहा था और मैं आपके साथ था और मैंने आपको पॉजिटिव रिमार्क ये कहा था कि बाय एंड लार्ज स्टॉक में जो नीचे से मूव आया है 170 to 360 तक का, उस मूव के बाद में जो सेलिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रही है और आज का जो लो है वो थर्ड टाइम 235 पे बना है। तो यहाँ पे 235 पे थर्ड टाइम बाइंग आ रही है, कपल्ड विद दी कैश फ्यूचर अभी भी डिस्काउंट में चल रहा है।
तो मेरे हिसाब से जो बाइंग हो रही है वो कैश बेस्ड बाइंग हो रही है और फ्यूचर को नहीं देखना चाहिए। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्म हो गया 235 है तो इन दैट केस मेरे हिसाब से ये मोमेंटम 360 का जो प्रीवियस हाई था उसको निकाल सकता है। तो बहुत ही आपकी सटीक रणनीति है जेट में, मेरे हिसाब से 235 का स्विंग लो कंफर्म हो गया है। ओके, 235 के आसपास का जो लो बना है वो मजबूत सपोर्ट के तौर पर शायद काम करता हुआ दिखे। 26% का ओपन इंटरेस्ट सीरीज के पहले दिन जो देखने का मजा आता है ना जिम्पी, शानदार होता है एकदम। और वो भी 20-20, 15, 25% आप जो कह रहे हैं आपको दिख रहा है। इसमें दो शेयर ऐसे हैं जो कुणाल जी बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। कुणाल जी आज फिर से तेज हैं, 2-3 दिन की थोड़ा ठंडे हुए थे लेकिन अब फिर से तेज हो गए हैं, इन दोनों में क्या करना है? देखिए डिम्पी, दोनों ही काउंटर्स बहुत मजबूत हैं चार्ट पर। मैं बजाज फाइनेंस के चार्ट को ही अभी देख रहा था और इसमें मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है जो कि 2650 के आसपास है। जैसे ही ये लेवल्स पार होंगे इसमें एक ब्रेकआउट आ जाएगा और फिर मुझे लगता है कि 2800 तक के लेवल्स भी बजाज फाइनेंस में आ सकते हैं। दोनों ही चार्ट्स मजबूत हैं, ब्रेकआउट का इंतजार है, ब्रेकआउट आते ही तुरंत इनमें खरीदारी करेंगे तो उस समय इसमें कॉल देंगे। मौजूदा स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। ब्रेकआउट आते ही करेंगे खरीदारी, इंतजार है बजाज फाइनेंस। हो सकता है ब्रेकआउट है ना ये कुणाल जी, आप इंतजार करते रह जाए और ब्रेकआउट आपके पड़ोसी जो है ना किरण जी, उनके चार्ट में पहले आ जाए। एक मिनट जरा पूरा लॉन्ग शॉट दिखाइए, कहाँ कौन कौन कैसा बैठा है, कैसे किरण जी बैठे हैं। देखिए सबसे पहले इधर जो ना मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहे हैं वो राकेश जी हैं। राकेश जी के पास बैठे हैं कुणाल जी और कुणाल जी के पास है किरण जी। ठीक है ना, नहीं इधर वाले नहीं उधर वाली बताइए। तो किरण जी के चार्ट पे ना ये दोनों कंपनियां वहाँ की है पुणे की, तो इनके ब्रेकआउट पहले आता है। कुणाल जी जरा है ना पास में ना वो जो आप एग्जाम के वक्त ऐसे देखते थे ना पास वाले की कॉपी में, वैसे उनके लैपटॉप पे देखते रहिए। देखिए डिम्पी का तो प्रूव हो गया कि डिम्पी कैसे देखते थे। तो जरा नजर रखिए अपने ब्रेकआउट पे भी और किरण जी के ब्रेकआउट पे भी नजर रखिएगा। अनिल जी, हाँ वो जैसे वो मुन्ना भाई में पूछते हैं ना व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम, तो बीच में सर हमें थोड़ा रोटेशन भी करनी है, सीट बिल्कुल बीच में सर सीट रोटेशन भी करनी है ड्यूरिंग द डे, क्योंकि मुझे कुणाल जी के साथ भी बैठना है, शुभम के साथ भी बैठना है। बिल्कुल, ये तो बजट कैफे है, आप स्वतंत्र हैं जहां भी बैठना चाहें। बस ये है कि आपको रोल बदलना पड़ेगा, अगर टेक्निकल में जाके बैठेंगे तो फिर आपसे मैं राय चार्ज पर लूंगा। अनिल जी एक पेयर ट्रेड है देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, बताइए सर। अनिल जी एक पेयर ट्रेड है, बजट से रिलेटेड नहीं है, आई मीन जो नॉर्मल स्टडी है मेरी उससे रिलेटेड है। तो सर किसी से भी रिलेटेड हो बस आप मुझे तो पैसा बनाने की स्कीम बताओ। अगर प्राइवेट बैंक स्पेस में ही रहना है तो मुझे जो एक्सिस का नया टारगेट भी लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छा मूव आ सकता है। तो अगर बिटवीन प्राइवेट बैंक भी है, एक्सिस बैंक लॉन्ग कर सकते हैं और येस बैंक शॉर्ट कर सकते हैं। येस बैंक अनिल जी जो मैंने उस दिन 210 की पुट दिलाई थी एक्सपायरी के लिए, वो भी मैच्योर हो गई अच्छी तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी येस बैंक में वो जो सीईओ की न्यूज़ के बाद ना मुझे लगता है कि वापस एक फिर ये ओवरबॉट थोड़ा सा हो गया है और ये अंडर प्रेशर रहेगा। तो अगर एक पेयर ट्रेड करना हो तो एक्सिस बैंक लॉन्ग और येस बैंक शॉर्ट का भी पेयर ट्रेड बिठाया जा सकता है। और लिमिटेड इंटरवेंशन से सर इन दोनों के लेवल कुणाल जी से अगर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। एक का फ्यूचर खरीदना है, एक का फ्यूचर बेचना है, बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है। कुणाल जी बताइए, आप चाहो तो लिमिटेड इंटरवेंशन का फायदा उठाकर फुल भी कर सकते हो। अनिल जी देखिए, आज तो आशु जी एकदम सामने बैठे हुए हैं, तो मैं ये जरूरत नहीं करूंगा कि मैं लिमिटेड ही रखता हूं अपना इंटरवेंशन। मुझे देखिए एक्सिस बैंक बिल्कुल पसंद है, मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में ऊपर के लेवल्स आएंगे। 700 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, मुझे 740 745 के लेवल्स जो कि कल भी इसमें एक फ्लैश मूव में फ्यूचर्स में देखने को मिले थे, वो मुझे लगता है दोबारा देखने को मिलेंगे। तो एक्सिस बैंक खरीदें। येस बैंक क्योंकि 4 दिन से गिर चुका है और अब एक बहुत अहम सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, इन स्तरों पर मेरी बिकवाली की राय येस बैंक पे नहीं है, लेकिन एक्सिस बैंक में मैं आशु जी के साथ। ठीक है, तो ये एक्सिस बैंक पे रिकमेंडेशन है। इस बीच कुछ एक और शेयर बहुत तेज हो रहे हैं। भारती एयरटेल ये 4% ऊपर आ गया। विकास जी जरा इस पे आपकी रिकमेंडेशन। 4% भारती एयरटेल, रिलायंस तो हालांकि रेंज में है, बट भारती एयरटेल 4% चढ़ना एकदम से, हालांकि रिजल्ट्स में घाटा आना चाहिए था। हमारा अनुमान था कि करीब 700 का घाटा आएगा, बट आया प्रॉफिट। हाँ मतलब इतना रिजल्ट मतलब ठीक था, अच्छा तो है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि 4% बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल। विकास जी इस पे जरा आपके रिकमेंडेशन है, सिर्फ रिजल्ट का इम्पैक्ट है या फिर कुछ और भी चल रहा है इसके अंदर? वैसे ये अपने अफ्रीका वाले कारोबार को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है इस बारे में। नहीं बिल्कुल डिम्पी, जो कल नतीजे आए थे वो अनुमान से काफ़ी बेहतर थे। कंपनी को एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी बड़ी लॉसेस डिक्लेयर करेंगे, बट ये प्रॉफिट्स इन्होंने डिक्लेयर किया। और फिर जो अफ्रीका के ऑपरेशंस है वहाँ पे एक अच्छी अपटिक देखने को मिली है। फिर इनके जो फंड रेजिंग के प्लान्स है वो भी थोड़े मटेरियलाइज होने जा रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक में आज एक तेज़ी बनी होगी, बट मेरी इस स्टॉक पे अवॉइड करने की सलाह रहेगी, मेरी खरीदारी करने की सलाह नहीं है। मुझे लगता है टेलीकॉम सेक्टर पूरा ही
एक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के अंदर काफ़ी प्रेशर में है, और मुझे लगता है अगर आपको विद इन द टेलीकॉम स्पेस रहना भी है तो आई थिंक वी कुड प्ले इट थ्रू रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, लेकिन एक स्टॉक है, मैं ये बजट कैफे के लिए ओपन सवाल है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ताज्जुब और आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा अभी तक हुआ क्यों नहीं, और वो सवाल है मेरा एस्कॉर्ट्स पर आप सब लोगों के लिए। इसमें से जो जवाब देना चाहे, जैसे एस्कॉर्ट 2% मजबूत है, 12% सीरीज के पहले दिन ओपन इंटरेस्ट बना है, किसी के खरीदारी की रिकमेंडेशन में आया क्यों नहीं, ये जानना चाहता हूँ मैं, इसकी वजह क्या है? अनिल जी, आपने ऑप्शन एक ही स्टॉक का दिया था, अदरवाइज एस्कॉर्ट्स देने की बिल्कुल इच्छा थी। अरे तो आपने अरे एक ही स्टॉक नहीं नहीं पूछा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, अरे विकास जी क्या गजब कर रहे हो आप। ये तो 9:15 बजे तक का था, 9:15 बजे के बाद तो मैदान खाली है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट केबीसी वाला मामला है, जो पहले बोले हाथ खड़ा करेगा, जो पहले बोलेगा आप रिकमेंड कर सकते हो। अभी भी 2-4 करने तो बिल्कुल आप फ्री है, एकदम टेंशन मत लीजिए। नहीं, बिल्कुल एस्कॉर्ट्स एक अच्छी कंपनी है, और आज जो हम मान रहे हैं कि बजट एक एग्री फोकस्ड बजट होगा तो उसका एक फायदा मिलना चाहिए। और दूसरा, इसके जो कल जो देर शाम या आज सुबह जो जनवरी के सेल्स के नंबर्स आए हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव है कंपेयर टू अदर कंपनीज विद इन द सेक्टर। तो मुझे लगता है उस लिहाज से भी स्टॉक अच्छा कर रहा है, और जिस तरह की ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है, अगर बजट का फोकस एग्री सेक्टर पे रहता है, रूरल इकोनॉमी पे रहता है, तो उसका एक डेफिनेटली फायदा एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनी को होगा। तो मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मैं थोड़ा लिमिटेड इंटरवेंशन चाहता हूँ, वैसे मैं बोलूँगा लिमिटेड, लेकिन आशु जी का इंटरवेंशन कभी लिमिटेड होता नहीं है, वो अनलिमिटेड ही होता है। आशु जी, एस्कॉर्ट्स को आप बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हो, बता दीजिए अपनी राय। बिल्कुल अनिल जी, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, और अभी एक बार हमने डिम्पी से जब 700 के ऊपर था कि बात भी हुई थी कि करेक्शन से पे लेना चाहिए, और करेक्शन थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी आई, लेकिन जल्दी ही हमने वो बाउंस बैक देखा। अनिल जी, बिल्कुल स्टॉक अब अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर है, बिल्कुल पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, ऊपर नीचे की परवाह नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट के आसपास ये मूवमेंट ज़रूर वो होती है, लेकिन 600 और 650 के बीच में बहुत अच्छा भाव है, किसी के लिए भी लेके रखने का। बजट, इलेक्शन, इन सब से प्रूफ रह के आप 6 महीने बाद देखेंगे काफ़ी अच्छा भाव मिलेगा आपको। क्या बात है। तो ये आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर आया, और देखिए स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ दिन के हाई पॉइंट की तरफ इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 680 के पार। ये है ना, बजट के चक्कर में हमें एक चीज़ तो भूल गए डिम्पी जी, क्या? 10 की कमाई? ना 10 की कमाई तो चल रही है, 10 की कमाई तो मतलब वो तो ठीक है, सब चल ही रही है, एस्कॉर्ट्स में भी होगी लोगों के। आज ऑटो सेल्स के नंबर भी तो है। हाँ, आज ऑटो सेल्स के हाँ, तो एस्कॉर्ट्स के तो नंबर भी तो आज आने वाले हैं, कहीं इस चक्कर में तो नहीं बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। तो चलिए 10 बजने वाले। अच्छा हाँ, 10 की कमाई तो ठीक है चल रही है, लेकिन 1-2 चीज़ें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद हम कमोडिटी मार्केट का अपडेट लेंगे, मृत्युंजय हमारे साथ आ चुके हैं, लेकिन अब 10 से 10:30 के बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली। आपको इंटरिम बजट और बजट उस दिन बड़ा डर लगता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो नितिन जी एक बड़ी तगड़ी रिसर्च करके लाए हैं। अच्छा, नितिन जी कह रहे हैं कि पिछले 5 इंटरिम बजट में बाजार ने कैसे मूवमेंट किया, और 25 साल का डाटा होगा ना? हाँ 25 साल का। 25 साल हाँ का 25 साल का है, 25 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी। नहीं उम्र तो ज़्यादा नहीं, बोला रिसर्च 25 साल की है। रिसर्च पर तो वो बोल रहे हैं कि एक तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 5 इंटरिम बजट के दिन और पिछले 25 साल के डाटा के दम पर क्या मूवमेंट हो सकता है। और डाटा के मामले तो आप जानते हैं नितिन जी को, वो तो गुरु है इसमें। हाँ गुरु, लेकिन वो अकेले गुरु नहीं है, एक गुरु और बड़े तगड़े हैं जो हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। जरा कैमरा ले जाइए उधर हमारे बंसल जी के पास में। सब पहचानते हैं ना आप लोग? हाँ बिल्कुल। लेकिन बजट के मामले में इनसे बड़ा गुरु मैंने नहीं देखा। मतलब मैं आपको ईमानदारी से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझे बजट में कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई डेटा समझ में ना आए कि क्या है, तो मैं बंसल जी को पूछूंगा। बजट के विकिपीडिया है। हाँ एकदम, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। इनका तो नीचे स्टैंड वही लगाओ, बजट विकिपीडिया। एग्जैक्ट, मतलब आप कोई भी डेटा दे लो, इनको पेपर देखने की भी जरूरत नहीं है, इनको मतलब बजट याद रहता है, मतलब कैसे करते हैं भगवान जाने। तो बंसल जी आपका भी स्वागत है। तो आज हमारे बजट पैनल के या हमारे खास मेहमान हैं जो वित्त मंत्री जी की बैलेंस शीट टेली हो रही नहीं हो रही, ये सर्टिफाई कर देंगे बिल्कुल पर्सन। ये वित्त मंत्री जी जो कह रहे हैं उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ लूप होल है, किधर पैसा ज़्यादा बता रहे हैं, किधर कम बता रहे हैं, और उसके बेसिस पर क्या कुछ है पूरा विश्लेषण। और बाकी स्टॉक्स के मामले में और सेक्टर के मामले में तो रिसर्च इनकी लाजवाब है, जो मतलब लाजवाब शब्द, लाजवाब से कोई बढ़िया शब्द है शर्मा जी?
सर इतना बहुत ज्यादा हो गया। नहीं सही में मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत कोशिश करूंगा। आपके ही नाम से उनका एक नाम है हीरो, उनका नाम है अनिल कपूर, वो कहते हैं झकास। तो वो झकास है। चलिए बिल्कुल, तो ये आपके लिए बजट को लेकर दो बड़ी चीजें आने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले फटाफट एक बार कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग देख लेते हैं। नहीं सॉरी, ओपनिंग तो हो चुकी है, एक्शन देख लेते हैं जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, और ठीक 1 घंटे पहले मैंने ये कहा था कि मार्केट आज अलर्ट मोड में है बजट से ठीक पहले, तो बिल्कुल बाजार दायरे में ट्रेड कर रहा है और बजट का इंतजार कर रहा है कि क्या ऐलान यहाँ पर होता है। और MCX पर गोल्ड का भाव इस वक्त नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब 25 रुपये नीचे है, हालांकि अभी भी बाजार 33,000 के ऊपर ही है। तो क्या अभी मार्केट में बिकवाली का मौका है या खरीद के चलना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं रविंद्र वी राव, आनंद राठी कमोडिटी के रिसर्च हेड हैं। रविंद्र जी गुड मॉर्निंग। बजट के ऐलान से ठीक पहले ड्यूटी बढ़ने की खबर और जो बाकी तमाम खबरें हैं, इन तमाम खबरों को डिस्काउंट करते हुए गोल्ड के ऊपर आपकी कॉल क्या होगी? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा करेक्टिव डिप आना चाहिए गोल्ड में, क्योंकि कल भी हमने देखा है कि 33,000 के ऊपर तो ट्रेड कर रहा है, बट ज्यादा ऊपर जाने के लिए थोड़ा स्ट्रेंथ लग रहा है मार्केट में, एंड ये एक इंडिकेशन है कि शायद थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई मेजर आउटकम बजट से नहीं आता है रिलेटिंग टू इम्पोर्ट ड्यूटी, हमें लग रहा है कि एक बार प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। 32,900 32,800 तक के एक्सपेक्टेशन है, वहां तक एक बार प्राइसेस फिसल सकते हैं। इंटरनेशनल में हालांकि प्राइसेस काफी अच्छा अप मूव में है, तो हमें लग रहा है कि 1350 तक आ सकता है, लेकिन डिप में अगर आता है तो एक बार बाइंग कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हमारे हिसाब से एक बार सेलिंग करना बेटर हो। ठीक है, संक्षेप में आप ये बताइए कि क्रूड का मार्केट क्या यहाँ से आज और नीचे जाएगा, क्योंकि 1% तक दाम गिर गए हैं, अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक बढ़ा है, तो क्या ये माना जाए कि आज मार्केट 3800 रुपए के नीचे आ जाएगा MCX पर? पॉसिबल है मृत्युंजय, क्योंकि नाइमेक्स पे 55 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है WTI क्रूड, और पॉसिबिलिटी है कि ये 52 तक फिर से एक बार आ सकता है। तो उस एंगल से अगर देखें तो MCX पर क्रूड का जो लेवल है वो अराउंड 3750 3700 तक फिर से आना चाहिए। तो हमारा कॉल यही रहेगा कि अगर राइज आता है तो एक बार बेच के चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3890। ओके, और कॉपर में क्या आज बेच कर चलना ठीक रहेगा, सेल करना चाहिए? जी हाँ मृत्युंजय, क्योंकि काफी दिन से प्राइसेस ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज वीकेंड है तो हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ सकता है। 434 432 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये 436 तक आता है तो 438 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके बेच सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आज एग्री मार्केट को लेकर बड़े ऐलान होने वाले हैं बजट में, खेती किसानी को लेकर के, और ऑयल सीड उसमें से एक बड़ा सेक्टर होगा जहाँ पर कुछ बड़े ऐलान होंगे। ऑयल सीड डेवलपमेंट के लिए कोई फंड का ऐलान हो सकता है, तो क्या उससे पहले सोयाबीन में कुछ ट्रेड का मौका बन रहा है? बिल्कुल मृत्युंजय, सोयाबीन 4000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है इनफैक्ट, तो हमें लग रहा है कि एक बार 3750 के आसपास प्राइसेस आ सकता है। तो आई थिंक एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी बजट के पहले। चलिए, शुक्रिया आपका रविंद्र जी इस पूरे अपडेट के लिए, बताने के लिए कि अभी अभी कमोडिटी में किस तरह का ट्रेड करना फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन रोज 11:30 बजे हम आपको बताते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, लेकिन आज अनिल सर बताएंगे। अनिल सर, आज आप खुद ही कमोडिटी के दर्शकों को ये बता दें कि आज 11:30 बजे हमारी क्या खास पेशकश होने वाली है। 11:30 बजे हमारी पेशकश नहीं है, वो गोयल साहब की पेशकश है। नहीं, आसान भाषा में, लेकिन डिकोड तो हम करेंगे। वो तो बिल्कुल, वो तो आप और हम ही करेंगे अभी। और आपके पास में जो पड़ोसी बैठे हैं उनको बुलाया इसीलिए, जो समझ में ना आए इनको पूछिए। तो बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको बजट बताने की कोशिश करेंगे। मारुति के सेल्स के नंबर आगे इस बीच आगे? हाँ बिल्कुल, मैं कुछ बेचा है उन्होंने? बेचा तो है, 1% ज्यादा बेचा है। घरेलू बिक्री 1% ज्यादा है, वैसे कुल बिक्री 1% भी नहीं है। एक्सपोर्ट्स इनका 11% बढ़ा है, सारे आंकड़े नीचे हैं। आशु, आपकी इस पे पैनी नजर रहती है, 1% की कुल मिला के बिक्री बढ़ी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है ये। अब इसमें क्या करना है? अभी आपका स्टांस बदला मारुति को लेकर, भी आप नेगेटिव थे? नहीं डिम्पी, बिल्कुल भी नहीं बन रहा। मेरा कंसिस्टेंट स्टैंड है कि पहले हाफ तक तो, जो पहला हाफ ऑफ कैलेंडर 2019 है, ऑटोज विल बी अंडर प्रेशर, और इनको, और ऊपर से ये फंस भी चुके हैं, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी बॉट पोजीशंस, तो ये अंडर परफॉर्मर्स रहेंगे। इसमें नया ट्रेडिंग के लिए देखिए डिम्पी, मार्केट ऊपर नीचे होती है, वॉलिटिलिटी रहती है, कुछ ना कुछ है, लेकिन जो ये ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छे सेफ पोर्टफोलियोज में थे, बट मुझे लगता है कि अभी पहले 6 महीने सबको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी, इनमें कोई नंबर्स में भी कोई इजाफा नहीं मिलेगा, ये अंडर प्रेशर रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए मारुति पर राय। लेकिन इस बीच जेट एयरवेज जो एक्शन में दिख रहा है स्टॉक, क्यों एक्शन में दिख रहा है, क्या खबरें चल रही है, सही है या गलत ये पता नहीं, लेकिन एक बार खबरें जो चल रही है वो आपको अपडेट देना जरूरी, क्योंकि हमारे जो संवाददाता हैं समीर दीक्षित, चाहे वो रोड हो, रेलवे हो या एयर हो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा वो समुद्र वाले भी, हर एक ट्रांसपोर्टेशन पे इनकी गजब की पकड़ नजर है।
तो समीर हमारे साथ इस वक्त बजट की गहमा गहमी में भी वो खबर कोई छोड़ते नहीं। समीर बताइए, जेट एयरवेज में क्या एक्शन हो रहा है? जेट एयरवेज को लेकर के बड़ी खबर जो ये पता चल पा रही है सूत्रों के मुताबिक कि नरेश गोयल ने ज्यादा शर्तें एतिहाद एयरलाइंस की मान ली हैं। एतिहाद की तरफ से जो उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर वो जेट एयरवेज में पैसा लगाएंगे तो उनकी कुछ शर्तें हैं, वो ज्यादातर शर्तें इस वक्त नरेश गोयल ने मान ली हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन शर्तों के मुताबिक एक ये है कि नरेश गोयल का जो मौजूदा स्टेक जेट एयरवेज में 51% है वो घट करके 20-22% तक आ जाएगा। नरेश गोयल का जो इस वक्त कंट्रोल है जेट एयरवेज पे वो बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगा। नरेश गोयल का जो स्टेक है वो 22% के आसपास आ जाएगा। पहली बात ये। दूसरा यह है कि एतिहाद ने कहा है कि उसके अगर उसको मैनेजमेंट कंट्रोल दिया जाता है एक बड़े स्तर पे तो वो पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो नरेश गोयल का स्टेक घटने से, उनका राइट्स कम होने से एतिहाद फौरी तौर पे $35 मिलियन जेट एयरवेज में लगाने के लिए राजी हो गया है। जेट एयरवेज की माली हालत इस वक्त ठीक नहीं है और उससे एतिहाद एयरलाइन 35 मिलियन एयरवेज में लगाने के लिए इस वक्त सशर्त तैयार हो गया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो नरेश गोयल के बेटे हैं निवान गोयल, उनको भी बोर्ड में, जेट एयरवेज की बोर्ड टीम में शामिल किया जा सकता है। ये भी शर्तों के तहत जिस तरीके से डील आगे बढ़ रही है उसमें पता ये चल पा रहा है कि निवान गोयल को भी जेट बोर्ड टीम में शामिल किया जा सकता है। चौथी बात ये समझ में आ रही है कि जो आने वाली 14 फरवरी को जेट एयरवेज की बोर्ड मीटिंग है उसमें आगे के किस तरीके से इस डील को और एग्जीक्यूट करना है, जो पैसा लगाया जाएगा उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है और क्या कुछ मॉडलिटीज हो सकती हैं, उस पर भी क्लियरिटी और निकल के सामने आएगी। 14 फरवरी को जेट एयरवेज की बोर्ड बैठक है जिसमें ये क्लियरिटी समझ के सामने आएगी। तो ये एक बड़ा एक तरीके से जेट एयरवेज को लेकर के डेवलपमेंट नजर आ रहा है, जहां नरेश गोयल का स्टेक एयरलाइन में काफी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा, एतिहाद एयरलाइन जेट एयरवेज में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गया है। $35 मिलियन फौरी तौर पे जेट एयरवेज में लगाया जाएगा। यही वजह है कि अगर आप देखें तो आज के दिन यानी कि शुक्रवार को जेट एयरवेज का जो तो एक तो 14 तारीख को जो बैठक है ये इंपॉर्टेंट है आप बता रहे हैं और अभी की जो डेवलपमेंट है तो अपना असर दिखाई रही है। सुनील सर, एक चीज मैं आपसे पूछना था, अब सरकार भी मन बना रही है कि एयर इंडिया को बेचना और उसमें जो ओनरशिप राइट था वो भी देने को तैयार हो रहे हैं अब तो ये तो पूरा का पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा इस सेक्टर का। तो फंड्स का क्या अप्रोच होगा अब एविएशन को लेकर? अभी भी अंडरवेट ही है क्योंकि ये कौन सा सर्वाइविंग एयरलाइन रहेगा, कैसे उसकी ये रहेगी और कौन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम साइडलाइंस में वेट करके एक्शन को देखें, टिकट खरीदें ये शो के लिए और उसके बाद हम एक्शन लेंगे। आई थिंक इट्स अर्ली डेज टू मेक। ठीक है, अभी खैर कमेंट करना भी थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा। खैर इस बीच BTST एक और है, किरण जी की कॉल है वो। किरण जी, आपका BTST ट्रेड कौन सा है बताएं? डिम्पी जी, बाय करके चलना चाहिए, बजट स्टॉक भी रहेगा। कावेरी सीड्स करके स्टॉक है जो जिसने एक डबल टॉप का ब्रेकआउट दे दिया है और सडनली ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बहुत बढ़ते नजर आ रहे थे। पिछले 15 मिनट पहले करीबन 2.5% के एडिशंस थे, अभी करीबन 7.5% के एडिशंस देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग है और जो डबल टॉप का ब्रेकआउट है इसका टारगेट काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। पहला टारगेट रहेगा 623, दूसरा रहेगा 629 और स्टॉप लॉस 600 का रखना चाहिए, यानी 6-7 रुपए का रिस्क है और काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड देखने को मिल जाना चाहिए। कावेरी सीड, इससे पहले हमने एस्कॉर्ट्स बढ़ते हुए देखा। कहीं नील जी, ऐसा तो नहीं है कि बजट से पहले बहुत उम्मीद है कि किसानों को दिया जाएगा, शेयर भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि शेयर का रिएक्शन नहीं है, फर्टिलाइजर से लेकर ट्रैक्टर सब कुछ चल रहा है, बजट के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आ जाएगी इनमें? जिसका पास होगा वो तो करेगा ही, आ भी सकते हैं, बड़ी बात नहीं। लेकिन एक्चुअली ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा कुछ कहा जाता है, और जो बड़ा कहने के बाद वरिंदर बंसल ने कह दिया कि हाँ भाई बैलेंस शीट टेली है, पैसे आ जाएंगे, जो कह रहे हैं वो उतना कर लेंगे या उससे 50% करेंगे, 75% करेंगे, रीजनेबल करेंगे, तो फिर मामला हो जाएगा। पर वही चीज़ है कि कहने में कुछ भी कह दें, ऐलान कुछ भी कर ले, बजटेड कितना किया है, जो कल आपने पाठशाला में समझा ना, क्या बोला था वरिंदर जी, इंपॉर्टेंट वही है ना वरिंदर? सर मैं ना इफ आई मे एक दो चीज़ें इस पे बोलना चाहूँगा, स्पेशली जब हम बोलते हैं ना कि बजट, बिकॉज मेरे अंदर और बाहर से दोनों तरफ से देखा हुआ है ये सब चीज़ें। सो जब भी आपको मालूम चलता है ना कि हाँ भी फर्टिलाइजर्स में आएगा कुछ, रूलर में आएगा कुछ, बहुत बातें होती हैं, ऐसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स भाग रहे हैं या कुछ हो रहा है, 2-3-4% ऊपर भाग रहा है। अब जस्ट सी कि लास्ट एक साल में क्या हुआ है। लास्ट एक साल में अगर पहले भी जब बजट आया था तो रूरल डेवलपमेंट में, एग्री डेवलपमेंट में 20,000 करोड़ 10,000 करोड़ बढ़ाया था। तो वो नाम बड़े बड़े होते हैं, जब वित्त मंत्री बोल रहे होते हैं तो बोलेंगे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अमाउंट ज़्यादा नहीं होता। अब देखिए कि स्टॉक्स किस तरीके से हुए। लास्ट ईयर जब 1 फेब एक पूरा एक साल पहले जेन इरिगेशन 120 पे था, आज 60 रुपए पे है।
सो वो 1-2 दिन चल सकता है, बट फंडामेंटल चेंज नहीं होंगे। जो फैक्ट कितना था, 60 रुपए का था, आज 40 रुपए का है, उसका नेटवर्थ नेगेटिव है। सो अगर आपको पैसा लगाना भी है, आप फंडामेंटल्स देख के लगाइए, ऐसा देखे ना लगाइए कि अनाउंसमेंट आएगा ना आएगा, बिकॉज ये मैं 10 साल से देख रहा हूँ कि हर बजट में एग्री, रोड, रेलवे सब बातें होती है। आप मुझे बता दीजिए लास्ट 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कौन से फर्टिलाइजर स्टॉक में आपने पैसा कमाया है या फर्टिलाइजर स्टॉक में सिर्फ आज के लिए अर्निंग्स दी हैं, वो आज के लिए 3-4 घंटे का मामला है, 3-4 साल का नहीं। 3-4 घंटे के लिए आप जो करना चाहो वो कर लो, वो कर लीजिए आप। इसमें एक कहावत है जो भूल जाते हैं हम, बाय ऑन द रूमर, सेल ऑन द फैक्ट। बिल्कुल, तो डिम्पी ने सवाल एकदम सही उठाया कि आने के बाद भेजना है। डिम्पी जी जवाब मिल गया? बिल्कुल, लेकिन एक चीज का जवाब आपको अभी तक नहीं मिला है, और वो ये कि बजट के बाद पैसा कैसे कमाना है। बजट सुनने के बाद तो सब बता देंगे, लेकिन बजट सुनने के पहले बताए तब तो मजा है ना। ठीक है, तो हमारे 3 एक्सपर्ट हैं जो आपको ये बताने वाले हैं कि बजट से पहले आपको कैसे पैसा बनाना है बजट के बाद के लिए। तो 3 निफ्टी की बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको मिल रही है। आइए शुभम जी के पास चलते हैं। शुभम जी बताइए, निफ्टी को ऑप्शन के जरिए या बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है बजट के पहले, और ये स्ट्रेटेजी बजट के बाद तक के लिए रखनी है, वो भी बताइएगा। बिल्कुल अनिल जी, अगर निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड अगर देखेंगे तो जनवरी का पूरा महीना एक रेंज में निफ्टी ने बिताया है, और उसके बाहर मुझे लगता है कि फरवरी सीरीज में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो बजट के ठीक बाद एक अच्छा ब्रेकआउट का साइन है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। पहला तो ये कि अगर आप आईवी देखेंगे बजट के पहले, हर बार जब बजट का सेशन होता है उसके पहले अप्रॉक्सीमेटली 20 का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होता है, लेकिन इस बार 16-75 के आसपास का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, जिसका मतलब है कि बजट इस बार, बजट के बाद का मूवमेंट बाजार पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा है, और इसीलिए आईवी काफ़ी कम है इस सीरीज में। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि बजट आने के बाद जनरली वॉल ड्रॉप होता है, वोलेटिलिटी गिरता है। मुझे लगता है कि 12% से ज़्यादा वोलेटिलिटी ड्रॉप नहीं होगा, तो इस बार बायर्स को, जो ऑप्शन बायर्स है, वो एक एज मिलेगा। इंटरिम बजट वाली, ओके, उनको एक एज मिलेगा ये ऑप्शन में खरीदारी करने के लिए। वोलेटिलिटी स्क्यू का एक एनालिसिस है जिसमें अगर हम देखें तो 11,300 पे जाकर के कॉल आईवी फ्लैट हो रहे हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि बाजार बजट के बाद, जो कि 7 तारीख तक का मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा एक मूवमेंट 11,200 11,300 की तरफ आता हुआ दिखेगा। और इस बार रोल ओवर कम हुए हैं। नॉर्मली निफ्टी में 70% के आसपास का रोल ओवर होता है, इस बार 60% है, जिसका ये इंडिकेशन है जो जनवरी सीरीज में लोग हेज बना के चल रहे थे वो पूरा का पूरा स्क्वायर ऑफ हो चुका है। तो ये सारे डेटा पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से जो मूव है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए स्ट्रैटेजी ये होगा कि 10,850 का कॉल एक लॉट बेचें और 2 कॉल खरीदे 11,100 का कॉल। और ये अगर आप स्ट्रैटेजी करते हैं तो 10,950 के ऊपर आपका मुनाफा बनना चालू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 11,200 11,300 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये स्ट्रैटेजी आपको 6 से 7,000 रुपये का प्रॉफिट देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर बाजार में बड़ी गिरावट भी आ गई और 10,600 के नीचे भी फिसल गया तो भी आपका मुनाफा होगा और आपको 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इसमें रिस्क क्या है? रिस्क सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर कुछ नहीं होता है 7 तारीख तक, तब आपका 2,000 रुपये का लॉस है। तो रिवॉर्ड टू रिस्क काफी पॉजिटिव है। 6,000 का प्रॉफिट, 2,000 का लॉस, मुझे लगता है एक बैक स्प्रेड निफ्टी पे लेना चाहिए। ठीक बात है। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर स्ट्रेटेजी शुभम जी की, विश्वेश जी की भी आने वाली है। और नितिन जी ने बेहतरीन रिसर्च की है, पिछले 5 से 4 कर दिए उन्होंने। रिसर्च करते करते उन्होंने बोला और डेटा को बिल्कुल प्रिसाइज कर देता हूँ, तो बोले 4 इंटरिम बजट के डेटा बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो बताइए सर, आज बजट के बाद हरे निशान में बंद होंगे या लाल में, ये जानना चाहता हूं मैं। छोटा सा सवाल सर। छोटा सा सवाल लेकिन बहुत ही मुश्किल सवाल। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल देखो, पहले तो बजट आएगा और उसके 2 दिन में क्रेडिट पॉलिसी भी आ जाएगी। तो मुझे लगता है इसको दोनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि शायद एक बजट जो हमारे हिसाब से काफी अच्छा परचेजिंग पावर देगा एक मिडिल क्लास के हाथ में, विच इज व्हाट पीपल विल बी लुकिंग फॉर, सो दैट ओवरऑल एक किक स्टार्ट मिले इकोनॉमी को और एक स्टिमुलस मिले इकोनॉमी को। और उसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि शायद ये जो क्रेडिट पॉलिसी आएगी वो भी शायद काफी अच्छी बोल्ड रहेगी, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉट जस्ट 25 इवन 50 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है। तो इसको दोनों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि ओवरऑल निफ्टी पॉजिटिव ही रहेगा ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस।
तो चलिए पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे पॉलिसी पर नजर रखिए। और इस बीच ढेर सारे स्टॉक, एक स्टॉक जो बड़ी तेज दौड़ लगा रहा है उसकी क्रेडिट डीडी शर्मा साहब को जानी चाहिए। 4% मजबूत है अजमेरा रियल्टी, अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस। लेकिन आपको निफ्टी का मूड चेक बता दें, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जरा देखिए, आपको एक स्क्रीन पर पूरा पता चल जाए कि मूड क्या है निफ्टी का। देखिए अब इससे पता चलेगा कि लगभग आप देख सकते हैं 60% स्टॉक हरे निशान में है और 40% थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल होगी क्योंकि बहुत सारे स्टॉक से बहुत सारे डेटा है, लेकिन एक ब्रॉड आइडिया आपको लग जाएगा कि हीट मैप की तरह। हाँ एग्जैक्टली। आइए तो ये है विश्वेश जी, स्ट्रेटेजी आपको भी देनी है लेकिन थोड़ी छोटी सी जल्दी से दे दीजिएगा। बिल्कुल जी, मेरे हिसाब से मोर और लेस डेटा इनलाइन है। पहले तो वॉलेटिलिटी लो है, मतलब मार्केट एक्सपेक्टेशंस इतना है कि शायद फेयर नहीं है। दूसरा कि एट द मनी स्ट्रेडल प्रायर टू इवेंट इंडिकेट्स कि मार्केट में जो मार्केट मेकर होता है वो क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो 10-800 की कल की जो स्ट्रेडल थी वो 390 रुपये थी, तो मोटा मोटी ये था कि 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे की रेंज की बात हो रही है। उसके बाद में हाईएस्ट ओआई जो सीरीज के ओपन में हुआ था उसकी जो कंबाइन वैल्यू थी वो समवेयर अराउंड 220 रुपीज़ थी, तो दैट ऑल्सो इंडिकेट कि जो रेंज है वो यही बन के आएगी। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी चाहिए कि अगर मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए आपको पैसा नहीं टूटना चाहिए। तो रेशियो बैक स्प्रेड की स्ट्रेटेजी होगी 10-900 का एक कॉल बेचना है। एक चीज़ याद रखिए, आपको कॉल इसलिए बेचना है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हाई नहीं है, और रेशियो इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो अपसाइड में शायद हो सकता है, और उसके सामने 11-100 के 3 कॉल खरीदने हैं, तो एक बेच के 3 खरीदना है, तो नेट नेट आपको क्रेडिट पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है 11,200 से 11,900 से 10,100 के बीच में अगर आप मंडे तक होल्ड करते हो तो आपको लॉस ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एक्सपायरी तक का व्यू लेते हो इसमें, तो मैक्सिमम अगर बाजार गिर भी जाता है तो आपको 5,000 रुपये का नुकसान होगा, और उसके चलते अगर रेंज अपसाइड में ब्रेकआउट आती है और 11,300 के ऊपर जाता है तो आपको 25,000 रुपये पर लॉट भी बनेगा। और अगर 4 फेब की बात करें तो मेरे हिसाब से जो आपका 2,000 रुपये ट्रेड वाला है, दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड जिसके अंदर 2,000 शॉर्ट बन सकते हैं। तो रेशियो बैक स्प्रेड और निफ्टी। विश्वेश जी ये क्या है? ये 2,000 बनाने की जिम्मेदारी मेरी। आपको तो 20,000 और 2 लाख रुपए के लिए लाया गया। आप अपना लेवल नीचे मत करिए, मेरे लेवल तक मत आइए। आपका लेवल बहुत ऊपर है। आपको 20,000 2 लाख वाली स्ट्रेटेजी जल्दी वो बताओ, बड़ी वाली बताओ सर मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डेटा शेप अप हो रहा है, रेंज अपसाइड ब्रेकआउट हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन फ्रंट पे, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ भी करने जाएंगे, अगर ऑप्शन बेचने जाएंगे तो मेरे हिसाब से वो हर्ट कर सकता है। तो उसके चलते ये स्ट्रैटेजी में अजम्पशन ये है कि अगर एक्सपायरी 11,200 के ऊपर आती है तो पर लॉट आपको 25,000 रुपीज भी बन सकता है। अब ठीक है, ये 25,000 वाला आपके मुझे अच्छा लग रहा है। बेस्ट पार्ट ये है कि आपका रिस्क जो है वो 4,000 रुपए का ही है। हाँ बस ये ठीक है। अब लग रहा है ना कि ये विश्वेश जी की स्ट्रेटेजी आई कोई दमदार बढ़िया वाली। आइए एक स्ट्रेटेजी और दमदार आने वाली कि इंटरिम बजट के दिन किस तरह से बाजार को आपको ट्रेड करना है, और वो डेटा किसके पास है? नितिन जी के पास है।